हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम हमारी कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि हम जब हमारी कंट्री के बारे में फैक्ट्स जानेंगे, उसकी हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में जानेंगे, तो वो अपने आप इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, हम लोग इस चैप्टर पे हम लोगों ने डायरेक्टली जंप किया है बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग अभी तक के पॉलिटी जो कंटेम्प्रेरी वर्ड उसके बारे में पढ़ रहे थे, हम वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम डायरेक्टली वर्ड को छोड़ करके अब हम हमारी कंट्री पे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारा जो सिलेबस है फॉर टर्म वन। तो टर्म वन के सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं हम लोग पहले उसे कवर कर रहे हैं, तो हमारे उसमें 3 to 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मे बी 3। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है जो पॉलिटी का पार्ट 2 है उसमें से। तो आज का हमारा चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तक के हम लोग पूरे वर्ड वर्ड में घूम रहे थे, अलग अलग चीजें देख रही थी। कैसे यूएस था, यूएसएसआर है, ये सारी जो कंट्रीज है ये कैसे डेवलप हो रही थी, कैसे अपने यहाँ की जो उनकी पॉलिटी थी वो चल रही थी। लेकिन अब हम हमारे इंडिया आ चुके हैं, है ना। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब सिर्फ हम हमारे इंडिया के बारे में बात करेंगे। बिकॉज इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग चीज़ों के बारे में नहीं जानते, जो एक्चुअल फैक्ट्स है, जो हमारे इंडिया के बारे में जो फैक्ट्स हैं हम उन चीज़ों को नहीं जानते हैं। हम 15 अगस्त 26 जनवरी सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता है इस दिन इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन है ना रिपब्लिक डे है, दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दीज डेज। तो इन चीज़ों के पीछे जो बहुत लंबी सी जो हिस्ट्री है, आज हम लोग मोस्ट ऑफ हिस्ट्री मतलब पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी का तो चैप्टर है ही है ये। बट आज का जो हमारा जो चैप्टर होने वाला है, जो भी वीडियो होने वाला है, इसमें मोस्ट ऑफ हम लोग किसे कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री। होप इस वीडियो में सारी चीज़ें सारे फैक्ट्स कवर हो जाए, अदरवाइज हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे जहाँ पे आगे की चीज़ें जो है वो कवर अप कराएंगे। अब इंडिया के बारे में मैंने कहा कि हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर का नाम ही है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्ड। तो जो हमारा राष्ट्र बनने वाला था, जो हमारा नेशन बनने वाला था, उस वक्त हमारे पास में क्या क्या चैलेंजेस थे। तो हम लोग जाहिर सी बात है, ये हम लोग कब के बारे में बात करेंगे, जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी, हम फ्रीडम हमें मिल चुकी थी, मीन्स आफ्टर 1947 के बाद में हम बात करते हैं। अब तक की जो इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच होती है उसमें हम सिर्फ क्या बात करते हैं कि हमें 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है। लेकिन क्या हम उसके पीछे का बहुत जो एक खूनी संघर्ष होता है उसे जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज हम उसी चीज़ों को जानने वाले हैं कि 15 अगस्त 1947 को ना सिर्फ हमें आज़ादी मिली, इस वक्त हम लोग जो है ब्रिटिशियर्स से लड़ के फ्री तो हुए थे, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे वाद विवाद शुरू हो गए थे। अब तक के हमारा जो इंडिया था वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशियर्स के पास में। अब वहां से जब हम लोगों ने इनसे छुटकारा पाया तो हमारे पास में इसलिए पॉलिटी में है, मतलब यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारा हमारा संविधान, हमने हमारा जो संविधान है वो शुरू करते हैं। तो जब ब्रिटिशियर्स इंडिया को छोड़ के जाते हैं, वहां से जाते हैं, उसके बाद का जो भी हमारा नेशन डेवलप होता है, जो भी इसको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, किस तरीके से हमारा नेशन डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अभी तक के हम 15 अगस्त के बारे में सिर्फ इतना जानते थे, हम अच्छी अच्छी बातें जानते थे, ये हमने बस हमें फ्रीडम मिल गई है, ये सारी। आज हम इसका जो सेकेंड पहलू है, जो दूसरा पहलू है, जो डार्क साइड है, वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि हमें आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। जब रात में 14 और 15 की जो रात होती है ना, जो 12 o'clock मिड नाइट वाला सेक्शन, तो उस वक्त क्या हुआ था, ब्रिटिशियर्स ने क्लियर कर दिया था कि आपको इस टाइम में हम अपने आप से मुक्त कर देंगे, आपको आज़ादी दे दी जाएगी। तो यही जब मिड नाइट में 14-15 अगस्त को जब हमारे भारत जो है इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहा था, बना रहा था, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन रखी हुई थी, एक कंडीशन रखी हुई थी, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये हमारे जो नेहरू जी है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ये पिक्चर जो है इसलिए मैंने लगाई है ताकि चीजें जो है, हम लोग जब विजुअल वर्ड में चीजें देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, तो हम लोग उस चीज को जल्दी ज्यादा कैच कर पाते हैं। तो जब 15 अगस्त को हम 1947 को जब हमें आजादी मिलती है, तब हमारे मिनिस्टर है वहां पर एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच
ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और ये जो वर्ड है, ये स्पीच जिसे कहा गया था, जो फेमस स्पीच हुई थी, ये शायद आपके वन लाइनर मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है, और ये चैप्टर पढ़ाने का सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा एक सिलेबस है और हमारे चैप्टर हमारे सिलेबस में एग्जाम में आने वाला है। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हमारे इंडिया के बारे में हमें जानने की चीज मिल रही है। जब हमारे नेशन के बारे में, हम जिस जहाँ रह रहे हैं, एटलीस्ट हमें वहाँ के बारे में तो जानना इम्पोर्टेंट है ही, है ना। क्योंकि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं तो हमें उसका इतिहास, हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री, जिस कंडीशन में आज हम रह रहे हैं, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो भी चीजें हमें मिल रही है, आज हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये किस वजह से मिली है और कितनी चुनौतियों का सामना हमारी कंट्री ने किया है हमें इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। आज की पॉलिटिक्स को छोड़ के, ठीक है, लेकिन उस वक्त जो भी संघर्षमय वातावरण था, हम उस चीज को देखते हुए चलते हैं। तो नेहरू जी ने जब 14 और 15 अगस्त को, जब स्वतंत्रता मिलती है हमें, इंडिपेंडेंस होता है हमारी कंट्री में, तो वहां पे नेहरू जी जो है लाल किले पे एक स्पीच देते हैं जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है इस नाम से कहा जाता है, और ये बहुत ही फेमस स्पीच हुई थी। और नेहरू जी कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि आज के डेट में कौन है? मोदी जी है। अब यहाँ पे जब हमारा जो देश है वो स्वतंत्र तो हो गया था, अब हमारे पास में क्या होता है, दो उद्देश्य हमारे साथ में आते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जब हमने अपने आप को मुक्त किया तो हम हमारा आगे का जो गोल है वो सेट करते हुए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो कंट्री थी, हमारा जो इंडिया है, उसके पास में दो गोल्स थे। हमारे जो महानेता पॉलिटिशियंस थे, उनके पास में पहला क्या था कि हमारी जो कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स अभी तक के ब्रिटिशर्स के राज में चीजें चल रही थी, अब जो लोकतांत्रिक गणतंत्र है वो के द्वारा चुनी हुई, तो ये वाला होना चाहिए। सेकंड, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अब बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो हर किसी के लिए इक्वल होनी चाहिए, ये तो पॉइंट हमारे पास में रखा ही हुआ था। कैसे कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, हम सब लोग जानते हैं जी के टाइम से हम लोगों ने कई पिक्चर्स में देखा है, कई मूवीज में देखा हुआ है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये, अभी तक के हमने जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स देखी है, मूवीज देखी है, हम उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मूवीज बन चुकी है, इवन अभी तक के ऐसी बहुत सारी मूवीज आ रही है जो इन सारी चीजों को एक दूसरे से रिलेट करती है। और मैं फिर से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इसे एग्जाम में लिखना है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा उस वक्त नहीं थे। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस कंट्री में हैं उसने क्या क्या फेस किया है। ओके, देन हमारे पास दो गोल्स थे, एक तो एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करना। मतलब वहां पे जहाँ पे जो जनता है, जनता के लिए काम कर रही हो अभी तक, है ना। अपने खुद के स्वार्थ वहां पे साधने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, तो फॉर पीपल जो है जितनी भी है वो सब, इसके लिए लोकतंत्र सरकार होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी, क्योंकि बात वही कर रहे हैं कि लोकतंत्र होनी चाहिए। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेटिक की जो पब्लिक के लिए एक सर्कल हो, सिस्टम हो। तो ये वही बात करिए सेकेंड गोल की, जो सरकार जो भी बनेगी वो सभी के लिए अच्छी हो, जैसे कि जो पुअर गरीब तबके के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो है ना SC ST के लोग, मैं अभी वही बताई थी अम्बेडकर जी के इसमें, हमारे जो एशियन टाइम है उसमें ऐसा हुआ करता था कि जो SC ST की कास्ट होती थी उन्हें जो बड़े तबके के लाइक ब्राह्मण, OBC, और हम जिसको अभी नॉर्मली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि OBC और जनरल वाले जो लोग थे, तो OBC और जनरल वाले जो लोग थे उनके सामने SC और ST का कोई भी रोल नहीं होता था। मतलब उनके साथ की जाती थी कि अगर ये लोग जहाँ पे चल रहे हैं, तो OBC भी इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ था, जनरल जो है वो हाई कैटेगरी का था, जिसमें ब्राह्मण वगैरह जो बड़े तबके के लोग आते हैं, वो इन लोगों का इतना शोषण किया जाता था कि रोड पे से चल रहा है तो ये उनके लेवल में नहीं चल सकते, ये उनके सामने गर्दन नहीं उठा सकते, जिस कुएं से ये लोग पानी भर रहे हैं वो यहाँ तक के यहाँ पानी नहीं भर सकते। इवन हम लोगों ने जो दास प्रथा वगैरह जो चीजें पढ़ी ना कि इंसान बेच दिए जाते थे, तो ये वाला जो वर्ग है, ये जो ग्रुप है, वो एनी टाइम इनका गुलाम बना हुआ रहता था। तो यहाँ पे वही चीज रखी गई है कि जो भी लोग है, मतलब इस टाइप का जो भी सिस्टम हो रहा है, चाहे वो SC ST हो, जनरल हो, गरीब हो, इन सभी के लिए अच्छे काम करना, इनमें इक्वलिटी लाए रखना, ये वाली जो चीज थी यहाँ पर
जो हमारा इंडिया का मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तब हमारे पास में ये दो प्रोमिसेस थे फ्रीडम के साथ में कि हम इन क्षेत्रों में भी काम करेंगे, क्योंकि उस टाइम ये जो प्रॉब्लम्स थी इससे भी इंडिया सफर कर रहा था। अब इंडिया सफर कर रहा था, तो अब इतना तो ज्यादा क्या है वो चीज कोई भी इजी नहीं होती है। कोई भी चीज जो है इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है। कोई भी चीज पाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है उसको फेस करना होता है। इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्क्यूमटेंसेस। अब जो इंडिया होता है वो बहुत ही ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ में क्या होता है बनता है, उसके साथ में इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि जैसे ही इंडिया बना मतलब उसको क्या मिला, इंडिया को फ्रीडम तो मिल गई। हाँ, ये उस टाइम का टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़पेपर भी मैंने यहाँ पे लगाया, ये हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो ब्रिटिशियर्स ने यहाँ पे इसको छोड़ करके गए थे। लेकिन जब हमारे पास में इंडिया बनता है तो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम यहाँ पे दो साइड्स देखेंगे। हमारी जो फ्रीडम फाइट है उसके हम दो पहलुओं को देखने वाले हैं। दो पहलू कौन कौन से, एक तो हमारा एक अच्छा साइड होता है, एक वाइट साइड होता है जो कि अच्छा ब्राइट वाला होता है, और सेकेंड वन इज डार्क साइड। एक तरफ जहाँ पे हमें आज़ादी मिल चुकी थी, मतलब 14 और 15 की नाइट जो है हमें मिल चुकी थी। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज होती है, बहुत सारे मतलब मैं यही ये बात हो रही है ना कि येट थ्रू दैट अकम्प्लीटेड इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस द न्यू नेशन। अब नया नेशन की कंट्री बनने वाली है तो वहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं उसको फेस करनी ही होंगी, और हम इस चैप्टर में वो सारी जितनी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि जब 14-15 की रात में एक बात तो क्लियर होगी, दो साइड्स हमें देखने हैं। तो ब्राइट साइड तो अभी तक के हम लोग देखते ही आ रहे हैं, तो डार्क साइड आज हम लोग सारा देखेंगे कि कितने सारे चैलेंजेस जो है वो हमारी कंट्री ने झेले जब 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। क्योंकि जब फ्रीडम मिलती है तो वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस भी हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें जो है सिचुएशंस जो है वो देखते हैं हम। इट वाज इन दिस सिचुएशन द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो वही स्टार्ट करते हैं। अब इंडिपेंडेंट इंडिया फेस थ्री काइंड ऑफ चैलेंजेस। अब जो इंडिया है तो उसके पास में मेन तीन चैलेंजेस जो है वो सामने आते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट accommodative of the diversity in our society। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था, पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वो चीजें देख लेते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास एक कहते हैं ना कि एक हमें घर बनाने के लिए दे दिया जाता है, हम एक घर बना रहे हैं, और जब वो हम घर को खड़ा करते हैं तो हमारे सामने कई चैलेंज आते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ में बता रही हूँ कि मुझे घर बनाना है तो मेरे पास में बहुत सारे कैसे कि मुझे यहाँ पे फंडिंग करनी है, मुझे इसके लिए प्लॉट लेना है, मुझे सारी चीजें अरेंज करनी है, जो जो इस चीज को बनाने वाले हैं वो सारी चीजें अरेंज करनी है। तो ऐसे ही हमारे पास में जो चैलेंजेस आते हैं इंडिया के पास में, मतलब इन्हें एक तरीके से एक प्लॉट दे दिया गया है कि ये आपका जो एरिया है ये आपका इंडिया है और आप इसके ऊपर काम करने वाले हो। हमने जो मैप है शुरू में देखा था उसमें इंडिया वाला, तो अब जो इंडिया का मैप जो आज तक के हम देखते हैं ना, आई लव माई कंट्री के साथ में हर इंडिपेंडेंस डे पे भारत माता की तस्वीर के सामने, तो वो जो मैप है वो कैसे मिला, तो उसकी जर्नी आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, कि उस मैप तक के जो फाइनल मैप है उस तक पहुंचने के लिए हमने जो जर्नी की है, जो हमारे एल्डर्स ने की है, तो वहां तक के हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो हमारे पास में क्या था कि जो नेशन था, जो हमारा देश था, उसको एक यूनिटी में बांध रखना, कि जितने भी फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि देश में क्या हो रहा था कि मतलब सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। क्योंकि अभी जो मैप है, अभी हम लोग आगे और चीजें देखेंगे, तो हमारे पास में सबसे बड़ा जो क्या था मेन मुद्दा कि पूरा जो नेशन है उसे हम एक साथ में बांध रखे, एक यूनाइटेड करके रख सके हमारी सोसाइटी जो है। और उस कंडीशन में जहाँ पे हमारे यहाँ पर जो जो हमारा देश है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जब हम हमारा आज मैप देखते हैं वहाँ पे इतनी जो स्टेट्स है, हर स्टेट का अपना एक अलग अलग रिचुअल होता है, वहाँ की अलग अलग लैंग्वेजेस है, मतलब इतनी आपसी भिन्नताएं हैं यहाँ पे कि पूरे जो हमारा नेशन है हम इसमें जब जाके देखते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतनी सारी विभिन्नताएं हैं इस देश में। सॉरी, इट्स नॉट करेक्ट वन। हाउ आई इरेज दिस। ओके,
ओके, तो जो इतने सारे हमारी जो पूरी कंट्री है, तो यहाँ पे इतनी सारी विभिन्नताओं में हमारे पास चैलेंज है कि इन सभी को हम एक सूत्र में बांध के रखें। मतलब कहते हैं ना कि हम जो फैमिलीज होती है वहाँ पे हर एक मेंबर को साथ में लेके चलने का काम एक हेड का होता है, जो हमारा फैमिली हेड, उसे ही हमें जो है पूरी फैमिली को साथ में लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन हो जाती है कि इतनी सारी जब विभिन्नता है, मतलब हम देखते हैं ना कि हमारे घर में कोई एक अलग मतलब सोच वाले होते हैं, सोसाइटीज में जब हम लोग देखें तो अलग अलग ग्रुप में क्या होता है, अलग अलग सारी चीजें वाले लोग रहते हैं। तो हमारे पास ये जो कंट्री है हमारी, तो वहां पे इतने सारे सोच वाले लोग हैं। जब इतने सारे सोच वाले लोग हैं तो हमें इन सभी लोगों को लेकर के साथ में चलना है। तो इन सबको जब साथ में लेकर के चलना है तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि क्या मतलब एक यूनिफाइड कंट्री जो है वो बहुत दिन तक के चल पाएंगी, जब यहाँ पे इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, सबके अपने अपने अलग अलग धर्म हैं। क्योंकि जो भारत था और अभी भी कहते हैं कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन, एवरीबडी। तो यहाँ पर जो है इतने सारे लोग जो है यहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो इनका क्वेश्चन सबसे बड़ा ये हुआ कि जो भारत का सपना है कि वो सारे ही देश को एक सूत्र के मतलब एक धागे में बांध के पिरोए रखे, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब इतना सारा ग्रुप है यहाँ पे, तो इतने सारे लोग रहेंगे, तो क्या यहाँ पे मतभेद नहीं होगा? तो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो गया था। और यहाँ पे कहता है वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे सबकी अपनी अपनी रीजनल आइडेंटिटीज थी, तो क्या ये सभी को हटा सकता था? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं कि, और फिर लास्ट में एक सबसे बड़ा होता है कि ये जो गोल है इसका, जो इंडिया चाहता है ये कर पाना, तो ये क्या सक्सेसफुल होगा? तो ऐसे हमारे पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस चैलेंज के साथ में होता है। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी तो उसके बाद में बनाना, तो हमें एक यूनाइटेड नेशन बनाना था जहाँ पे हर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न प्रकृति, विभिन्न समुदाय, उनके अलग अलग रिचुअल्स, ऐसे सभी लोग जो है, रीति रिवाज, ये सारे लोग जो है वो एक सूत्र के धागे में बंधे रहे। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही था। क्योंकि देखो जब हम बात करें कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स है, डिफरेंट धर्म है यहाँ पे, मतलब रीजन्स है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, तो क्या ये एक साथ सरवाइव कर पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। देन हमारे पास में नेक्स्ट वाला जो चैलेंज है वो था कि एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, है ना। सेकेंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो स्टैब्लिश करना, ये वाला चैप्टर जो है इसके बारे में, मतलब एक ऐसा लोकतंत्र, मतलब एक संविधान स्थापित करना जिसमें जो हर किसी के लिए हो, मतलब वहां पे एक इंसान जीने के लिए उसे एक फ्रीडम हो, वो अच्छे से जी सके, वो एकदम फ्रीली माइंड हो सके, जो आज हमारे पास में है। इसलिए हम लोग कहीं भी कुछ भी उल्टे सीधे कमेंटमेंट देख सकते हैं ना। तो ये सबसे ज्यादा राइट टू स्पीच वाला, कंगना रनौत वाला आप देख ही सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर में, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा होगा, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमारा हम वोट कर सकते हैं। एवरी सिटीजन जो है द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, हर सिटीजन के पास में अपना एक क्या है, वोट देने का अधिकार है, उसके पास में अपने फंडामेंटल राइट्स है जिसके थ्रू वो सरवाइव कर सकता है। और ये जो राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ चुके होंगे, इस चैप्टर में आगे आने वाले हैं। तो ये सारे राइट्स, ये मतलब ना 12 टू लेकर 35 जो है ना आर्टिकल, ये सारे राइट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे सरवाइव करने में, हमारी कंट्री में आर्टिकल 12 टू 35 जो है वो हमें सरवाइव करने में भी हेल्प करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है उसी की हम लोग थोड़े फीचर्स के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो सरकार है उसने कौन सा वो डेमोक्रेसी अपनाई है, पार्लियामेंट्री। हमारे पास संसद वाला है, संसद हमारे इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एवरीवन नोज। प्रेसिडेंट, है ना, फिर कौन सा, राज्यसभा और विधानसभा दोनों वाले। द फीचर इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संसदीय व्यवस्था है, फिर क्या डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन तो पॉलिटिकल पार्टीज में चलना ही चलना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम हमारी करंट सिचुएशंस में देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर तीक्ष्ण कटाक्ष होता है, कभी कांग्रेस ने बीजेपी पे दे दिया, कभी बीजेपी ने
कांग्रेस पे दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक, तो वो अच्छा जरूरी तो है लेकिन वो सफिशिएंट भी नहीं है कि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हेल्प करे। तो हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे जो है चैलेंजेस आते हैं जिन्हें भी अभी आगे हमें फेस करते हुए चलना है। इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। द थर्ड वन इज चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शंस। ये वाली जो चीज है, जो हमारा सेकंड गोल था, जो इम्पोर्टेंट था, कि हमारा जो गोल है क्या है कि हर तबके के लोगों को साथ में लेके चलना। हर तबके से मतलब क्या हुआ, जो पुअर पीपल्स थे उन्हें साथ में लेके चलना, उसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, इन सारे ही लोगों के लिए इक्वली काम करना। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेली मतलब क्लियरली बात करता है, आर्टिकल 17 आप जाकर के रिपीट करके देख लेंगे, यहाँ पर जो छुआछूत वाली ये सारी चीजें जो है वो है ही नहीं। तो पूरी जो इक्वलिटी होनी चाहिए, पूरा जो सभी लोग हैं उनके सभी के साथ में एक इक्वलिटी लेके चलेंगे, ना कि किसी एक स्पेशल सेक्शन जो है लाइक जनरल वाला जो पहले हुआ करता था, तो उसके साथ ही कोई स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए इक्वली काम करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोसाइटी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजन एंड कल्चरल कम्युनिटीज। वही बात, the Constitution is also set out in the directive principle of a state policy, the welfare goals that democratic politics must achieve। अब हमारे पास में हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व जो है वो भी सेट कर रखे हुए हैं कि जितने भी नीति निदेशक तत्व है, क्योंकि वो मतलब क्या, स्टेट पॉलिसी ऑफ द वेलफेयर गोल्स, वो प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो हमारे पास में हमने क्या चीज की थी, हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स तो थे ही थे हमारे। अब उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स भी सेट करके रखे हैं जो हमें हमारे कंट्री के लिए करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसकी गवर्नमेंट आएंगी वो काम करेगा। तो ये कुछ गोल्स जो है मतलब प्रिंसिपल्स जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सामने वाले को प्रोवाइड किए गए कि आप इसके तहत काम कर सकते हैं। हमें हमारे इन पॉइंट्स की हमारी कंट्री के लिए नीड्स है, जो कि हम लोगों ने इवन उसमें पढ़ा भी होगा आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि जैसे कि हर जो एजुकेशन सेक्टर में 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेट करना है, किसी को रोजगार दिलवाना है, इस टाइप की सारी जो चीजें हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती है। The real challenge was to now the effective policies for economic development and eradication of poverty। अब हमारे पास में इस सेक्शन में, क्योंकि हम हर सेक्शन में क्या देख रहे हैं, चैलेंजेस जो है हमने लिए हुए हैं जो हमारे पास में है, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें हमारे ये जो गोल सेट करने हैं, तो उसमें यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहा है कि हमारे पास में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। बिकॉज इन्वेस्ट हम तभी करेंगे जब हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, और जो गरीबी है उसे खत्म भी करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्कीम होनी चाहिए, एक इफेक्टिव प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें देखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक यहाँ पे कि हमारा जो नेशन है वो फ्री हो जाता है। हमारे पास 2 गोल्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है। अब इन 2 गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास में 3 चैलेंज आते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई चलो आप ये इंडिया तो बना रहे हो, ठीक है, इंडिया तो बना रहे हो, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस है। ये तीनों चैलेंजेस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक तो हमें एक नेशन बनाना है, यूनाइटेड नेशन बनाना है। यूनाइटेड नेशन इन द सेंस वो नहीं कि यूएन वाला, है ना। अब विश्व भ्रमण छोड़ देते हैं, अब हम हमारे कंट्री पे आ जाते हैं, हम हमारे देश पे आते हैं। यूनिटी के साथ में मतलब एक यूनिटी जहाँ पे अलग अलग सारे रिलीजन्स हैं, सारी विभिन्नताएं हैं, इन सबको साथ में रख करके हमें एक यूनाइटेड नेशन बनाना है, हमारी कंट्री को जो है वो यूनिटी में बांध देना है। सेकेंड वन क्या था, सेकेंड वाला जो था वो हमें एक डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश करनी थी, डेमोक्रेसी बैठाना था। और तीसरा था कि हमें पूरी सोसाइटी को इक्वली लेके चलना था। तो इन इस चैप्टर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट वाला जो हमारा चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज क्या है, नेशन बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि हम इसी में यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हमें जो यूनिटी है वो दिखानी है। तो हम जब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज के बारे में देखने वाले हैं, इस चैलेंज के बारे में। नेक्स्ट 2 चैलेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट चैप्टर्स।
ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी सी पोएम है जो लिखी थी अमृता प्रीतम में। और अमृता प्रीतम जो है, ये अमृता प्रीतम जो 1919 में इनका जन्म हुआ था और 2005 में ये खत्म हो गई थी। तो ये एक पंजाबी पोएट्री है, एक कवित्री है। तो इन्होंने एक पोयम लिखी थी उस टाइम की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम जो कंडीशंस थी, मैंने बताया एक डार्क साइड भी चल रहा था हमारे पास में, क्योंकि जब हमें नेशन बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे हमारे पास में एक डार्क साइड जो है वो चल रहा है। तो इस पोयम को मैं लास्ट के लिए सेव करके रखती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो हमें इतना समझ में नहीं आने वाला है। तो अब हमारा चैलेंज है, फर्स्ट उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि मिडनाइट 14 एंड 15 अगस्त को हमें फ्रीडम मिली थी। 14 और 15 की अगस्त की जो रात है उसको हमें फ्रीडम मिली थी। ब्रिटिशर्स ने कहा था ये जो डेट फाइनल की गई है तो इस तारीख को हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन रखी हुई थी। और यहाँ पे कौन चीज आती है, यहाँ पे क्रिएट होता है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग कहता है कि अच्छा, यहाँ पे जो मैं अभी तक डार्क और ब्राइट साइड के बारे में बात करी थी वो अब यहीं से शुरू होता है। वो जो चैप्टर है वो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में। 14 और 15 अगस्त की रात में अब हमें क्या हुआ था, स्वतंत्रता तो मिल गई, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई हमारी। तो पूरे इंडिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिशर्स से फ्री हो चुके थे। लेकिन हमारी जो असली लड़ाई है वो अब शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी तक के तो हम दूसरों से लड़ रहे थे, अभी तक हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन हुआ था कि अभी तक के हमारी कंट्री में जो है, अभी तक के हिंदू और मुस्लिम में, क्योंकि पहले तो इंडिया में हिंदू ही थे, तो अब क्या हुआ था कि जब मुगल आए तो ये सारे जो बाहर के लोग आते, तो इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो अभी तक के मुस्लिमों के साथ में तालमेल बैठाना सीख चुके थे। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, आस पड़ोसी बन चुके थे, एक दूसरे के भाई बहन बन चुके थे, मित्र फ्रेंड्स बन चुके थे। मतलब हर तरीके से जो मुस्लिम और हिंदू है ये आपस में अपने रिश्तों को बनाए रखे थे, हैबिचुअल हो गए थे एक दूसरे के साथ में रहना। तो इन्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात जो शुरू होती है, इवन आप शायद मॉडर्न हिस्ट्री में इसे पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस चैप्टर्स में हिस्ट्री के सेक्शन में आप इसे पढ़ चुके होंगे, जो मैं चीजें बता रही हूँ। बिकॉज आज का जो पॉलिटी है वो मोस्ट ऑफ 80% इवन हिस्ट्री का ही पोर्शन आने वाला है। तो जब 14 और 15 अगस्त के टाइम में क्या होता है कि हाँ, मैंने क्या पहले सॉरी, जब ये दोनों आपस में, जो दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वाले जो एक्स्ट्रा वाले थे और जो मुस्लिम था, तो ये लोग आपस में अपने आप में जो है तालमेल बनाना शुरू कर देते हैं। तो इंटरफेरेंस किसका होता है? ब्रिटिशियर्स का। और ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया से जो हमारे जो हिंदू है और मुस्लिम है, इन दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। वॉल वो वाली नहीं कि जो हम लोगों ने उस वक्त बर्लिन वॉल बैठा ली थी, वो वॉल नहीं। ये वॉल जो है एक तरीके की कोल्ड वॉर थी, मतलब एक दूसरे में भेदभाव शुरू करना, एक दूसरे को भड़काना, ये सारी चीजें जो है इनमें शुरू हो जाती है। और इसी से एक लीग बनता है जो होता है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग को इस कदर भड़काया जाता है, या यही कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम लीग अपनी एक डिमांड रख देती है। अच्छा, हम ये वाला जो चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं क्या है? पार्टीशन। तो कैसे पार्टीशन होता है वो देख रहे हैं अभी हम लोग। तो मुस्लिम लीग के साथ में क्या होता है, ये जब हमारा इंडिया जो है वो फ्री नहीं हुआ था, तब तक की उस टाइम की कंडीशन है कि हमारा जो इंडिया, जब 1947 के टाइम जो हमारा इंडिया था, ठीक है, 1947 के पहले का, सॉरी, ये हमारा पूरा इंडिया था। जितना भी अंडरलाइन कर रही हूँ, दैट्स आवर इंडिया। ठीक है, यहाँ से ये पूरा जो पोर्शन है इसमें आता था, और इधर से इधर भी। मतलब पहले, अभी तक के हम लोग इंडिया में कौन सी बात पढ़ रहे हैं, अभी तक के हम लोग इंडिया में सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन देखते हैं, ये। ठीक है, इसको क्लियर। लेकिन ये जो मैंने इधर साइड से जो इस साइड से जो रेड वाली ये जो लाइन की है, ये भी पहले हमारा हिंदुस्तान ही हुआ करता था और ये इंडिया ही है। तो अब मैंने बताया था मुस्लिम लीग जो है वो बन जाता है 14-15 अगस्त की रात में। तो मुस्लिम लीग जो है पार्टीशन की वो एक कंडीशन रखता है कि इंडिया जो है उसको ब्रिटिशर से तो आज़ादी मिलेगी, लेकिन जो अपने आप को अलग करना चाहता है वो अपने आप को अलग भी कर सकता है। तो यही कंडीशन सामने आती है। तो मुस्लिम लीग जो है वो अपने आप को चीजें रखते हैं, वैसे कि हालांकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ के लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो टू नेशन थ्योरी को रखते हैं
कि भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो दो लोगों के इसमें रखते हैं कि भाई हमारे जो हिंदू हिंदू है वो आपको हमें अलग कर दीजिए, मतलब सॉरी मुस्लिम मुस्लिम अलग कर दीजिए और हिंदू हिंदू अलग कर दीजिए। इस बात के लिए इंडिया कहीं से कहीं तक एग्री नहीं था। अब मुस्लिम इसलिए एग्री हो चुके थे, मुस्लिम ने अपने ग्रुप की अलग डिमांड इसलिए कर दी थी क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस था किसका, ब्रिटिशियर्स का। ब्रिटिशियर्स ने इन्हें भड़का रखा हुआ था कि भाई तुम अलग हो जाओ, क्योंकि एक पूरा जो है एक यूनाइटेड नेशन जो चाहता था भारत, वो नहीं देना चाहते थे। तो इसके साथ में इन्होंने जब 14-15 को जब इन्हें एक बॉन्ड दे दिया था, एक घोषणा की थी, तो उसके साथ में ये भी कहा था कि भारत में जितना हमने क्षेत्र पे अधिकार किया था, जो हमारे कब्जे में था, वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो लोग अलग होना चाहते हैं वो अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं, वो एक अलग अपनी राज्य की सीमा बना सकते हैं। तो तब क्या होता है कि जो मुस्लिम है तो उन्होंने अपने एक सेपरेट कंट्री के बारे में बात की, अपने मुस्लिमों की एक सेपरेट कंट्री के बारे में। तो कांग्रेस जो है वो इसके अपोजिट था, जो ये थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी की, तो कांग्रेस जो है टोटली इसके अपोजिट था। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनका जो डिमांड था पाकिस्तान की, वो कहता है कि स्वतंत्रता तो लो लेकिन अब हमें अपने आप से भी अलग कर दो, कि आप एक पाकिस्तान जो है उसको फ्री कर दो और आप अपने हिंदू में अलग रह लो। तो यहाँ पे ना जो मेरे बचपन का एक डाउट था, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ब्रिटिशियर्स थे, इनसे हमें फ्रीडम मिली थी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन जो मुझे था, मैं इसलिए स्पेशली उसे क्लियर कर रही हूँ कि कोई और मेरे जैसे हो तो अपने आप को सुधार ले, अपनी मिस्टेक को। तो पाकिस्तान भी जो है वो हमारा ही पार्ट था। तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम मुस्लिम भी पूरे नहीं, हम वो नहीं कह सकते कि पूरा जो मुस्लिम है वो पूरा ही इसमें इंटरफेयर था। तो इसमें से कुछ मुस्लिम जो थे, जो मुस्लिम लीग में इन्वॉल्व थे, जो मुस्लिम लीग वाले थे, वो ये चाहते थे कि उन्होंने अपनी एक पाकिस्तान की अलग डिमांड की हुई थी और वो कह रहे थे कि आप पार्टीशन करो, आप स्वतंत्रता लो और हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग कर दो। तो जो डिवीजन ऑफ ब्रिटिशर्स इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके दैट्स ओके। तो जितना पाकिस्तान ने डिमांड की थी वो चाहते थे कि अलग कर दो। तो द सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे दो समुदाय थे, एक तो कांग्रेस जो है वो फेवर में नहीं था कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम किया जाए, और मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग जो थे, वो अड़े हुए थे कि भाई हमें हमारा एक नेशन अलग से चाहिए। वो मतलब कह रहे हैं कि मुझे तो चाहिए। अब जो प्रोसेस है, अब इन्होंने मुस्लिम लीग ने तो डिमांड कर दी कि हमें एक पाकिस्तान अलग चाहिए, तो अब इनके बीच में जो पार्टीशन है वो कैसे किया जाए, कि कितने लोगों को हम पाकिस्तान भेजें और कितने लोगों को इंडिया में रखें। तो जो इंडिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट वन इज इंडिया एंड सेकेंड वन इज पाकिस्तान। ये रीजन अब समझ में आया कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच चलता है तो इंडिया की जनता पाकिस्तान की जनता क्यों इतनी एक्साइटेड हो जाती है। तो बस यहीं से वो कहानी जो है शुरू होती है। हालांकि हम लोग ये एक दूसरे के में बात नहीं जानते हैं कि भाई हमारा ही हिस्सा है, ना वो लोग ये समझते हैं ना हम समझते हैं कि हम एक दूसरे के हिस्सा थे, एक दूसरे की हिस्ट्री थे, हम लोगों ने कई दिन साथ में गुजारे थे। लेकिन आज ये दोनों दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे हुए हैं ना। अभी इंडिया हारी थी मैच में तो मातम छा गया था। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। अब यहाँ पे जब पाकिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान और इंडिया में जब डिवाइडेशन होता है, जब पार्टीशन होता है, तो यहाँ पे जो है वो रिलीजियस मेजोरिटी को फॉलो किया जाता है। मतलब जो जाति का, जो धर्म का आधार था, उसको रखते हैं कि जितने भी हिंदू जो होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, वो इंडिया में जाएंगे, और जितने भी हैं वो सारे कहाँ पर एंटर होंगे, वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में जाने वाले हैं। और इसके बाद में मतलब जितना भी बेसिकली ये सारे जो जाएंगे और बाकी इसमें, और जो बचा हुआ जो इंडिया है, द रेस्ट वाज टू स्टे इंडिया, जितना भी बचा वाला जो एरिया आता है वो सारा जो है वो इंडिया में मिल जाने वाला है। वो बचा वाला जो है द रेस्ट वाज स्टे विद इंडिया, इसका जो है आगे हम लोग इस लाइन को अच्छे से समझते हैं। इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। अब इतना भी काफी नहीं था,
हम लोगों ने यहाँ पे बात क्या कर ली कि जितने हिंदू होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो इंडिया में रह जाएंगे, और जितने भी मुस्लिम थे वो कहाँ पर चले जाएंगे, पाकिस्तान में। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि भाई हमने एक मीटिंग बैठा ली और कह दिया है कि भाई इतने इतने लोग आप हिंदू हो तो आप इंडिया में आ जाओ, और इतने लोग जो है वो हम मुस्लिम हैं तो आप पाकिस्तान में चले जाओ। बिकॉज हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है, पूरे इंडिया में ही हर जगह कोई कोई फैला हुआ है, मतलब हर जगह सभी लोग जो है वो फैले हुए हैं। कैसे कि कहीं पे मुस्लिम रह रहे हिंदू, क्योंकि यहाँ पे अभी तक के कोई भेदभाव देखा नहीं गया था, मतलब जातिगत नहीं देखा गया था। ये बात अलग है, एससी एसटी ओबीसी के साथ में हमने बहुत अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में ही अलग अलग जो है मुस्लिम मेजोरिटीज जो है वो अलग अलग फैली हुई थी। First, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. अब जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जितना भी इंडिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि जो हमारा हमारा जो क्षेत्र है जो हमने इंडिया में छोड़ा हुआ है वो आपको जिसमें मिलाना है वो मिला ले, मतलब उसमें मुस्लिम हो गए तो निकल जाए। तो इस बेल्ट में अभी तक के कोई भी मुस्लिम नहीं था। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई थी कि आध पूरे भारत में जो है वो अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, है ना, कि कहीं पे इतने मुस्लिम है, कहीं पे इधर मुस्लिम है, कहीं पे इधर मुस्लिम है। तो अब हमारे पास में एक सिचुएशन आती है कि मोस्ट ऑफ जो मुस्लिम पार्टीज है वो एक कहाँ पर बैठी हुई थी, एक इस साइड थी, ठीक है, एक वेस्ट साइड में थी, मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड में एक मुस्लिम, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, और दूसरा जो मुस्लिम था वो यहाँ पर ईस्ट में था, इंडिया के ईस्ट में जो है यहाँ पर भी मुस्लिम बैठे हुए थे। अब बात क्या की थी हम लोगों ने कि मुस्लिम और हिंदू जो है मतलब इस तरीके से उनके समुदाय के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दे। तो अब क्या करे भाई, आधा तो हिस्सा यहाँ पर है और आधा हिस्सा यहाँ पे है, तो हम इन लोगों को डायरेक्टली उठा करके तो निकाल नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए, और क्योंकि बीच में तो पूरा इंडिया, आधा इंडिया भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज की गई कि ये जो वेस्टर्न वाला था तो उसको पाकिस्तान घोषित कर दिया, और ये वाला जो एरिया है जो कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो ये बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल वो बन गया, सॉरी बांग्लादेश, सॉरी। तो बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल वाली हिस्ट्री कहाँ से आती है कि बांग्लादेश का ये जो कुछ हिस्सा था, कि बांग्लादेश में क्या करते हैं, यहाँ से जो इतना हिस्सा था ये वाला, तो ये हमारे इंडिया में मिला लिया गया, तो इसीलिए हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन जो है ये मुझे भी था कि ईस्ट में है तो इसे वेस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो बंगाल था, सॉरी बांग्लादेश था, तो ये उसका वेस्ट पार्ट था, ये उसका वेस्ट पार्ट था, दैट्स वाई हम लोग इसको आज वेस्ट बंगाल जो है बुलाते हैं इसे वेस्ट बंगाल। तो हमारे पास में मुस्लिम जो है वो दो पार्ट्स में थे, एक तो इधर वेस्ट में थे और दूसरा ईस्ट में थे, और इसके बीच में जो है इंडिया का बहुत सारा लैंड जो है स्पेस आ जाता था। तो यहाँ पे इधर वाले को हमने पूरा पाकिस्तान कह दिया और इधर वाला जो था बांग्लादेश, अब बांग्लादेश दे दिया। उसके कुछ सालों बाद में हमने क्या किया, उनसे बंगाल ले लिया, और बंगाल ले लिया तो हमने उसको क्या कहा, वेस्ट बंगाल। देन तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से जो डिवाइडेशन है, क्यों हमारा जो ये वाला एरिया है इसे हम पाकिस्तान के नाम से कहते हैं, क्योंकि मेरे साथ में भी एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि जो वेस्ट बंगाल है हम उसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। तो ये चीज जो है वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को भी उतनी ही अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। दूसरी बात कि आप भी इतने ही इंटरेस्ट के साथ में इस चीज को पढ़ रहे होंगे। शायद मेरे बताने के तरीके में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो चीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो पूरा जियोग्राफिकल सारी जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो कंटेम्प्रेरी वर्ड पढ़ाया है वहां पे भी चीज बार बार बोली है कि जब भी उस जो भी हम स्टेट पढ़ रहे थे तो उसका इंडिया से जब रिलेशन शुरू होता है तो मैं कहती हूँ कि चलो भाई अब मजा आएगा इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं तो हमें वहाँ की सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें यहाँ का इतिहास, भूगोल, संविधान, हर चीज पता होनी चाहिए, हमें यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन पता होनी चाहिए, हमें यहाँ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे हुआ है। और ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ की हर चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए किस तरीके से। और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब जहाँ हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ का पता हो कि कैसे कैसे बना हुआ है, कि इतना जो मैप है जिससे हम हमेशा क्या करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के वक्त हम इसे भारत माता के साथ ऐड करते हैं। हर तरीके से जो है वो हमारा जो देश प्रेम है, जो
लव है, जो हमारा कंट्री के लिए है, जो ट्रिब्यूट्स है, वो हम दर्शाते हैं, तो हमें यहाँ का इतिहास पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि चीजें जो है बहुत अच्छे से जान के रखें। मोस्ट ऑफ पीपल्स को जो मैंने देखा है कि जब वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच देखते हैं, मतलब ये मेरा ओपिनियन बता रही हूँ मैं, कि इंडिया और पाक के बीच में जब मैच होता है ना, तो आधी जनता जो है वो सिर्फ इसलिए देखती है क्योंकि ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाला चीज है, कि मतलब एक कहते हैं ना कि जब मैच किसी के भी साथ में हो, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ में मैच आता है तो वहां पे हर कोई एक्साइटेड हो जाता है, मतलब जिसे मैच देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है वो भी मैच देखता है। तो ये तो पता है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की बनती नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बनती है इसके पीछे का रीजन हर किसी को जानना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं उनको तो पता ही पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना कि अंधे भेड़ चाल में भागते रहते हैं, जो वो चाल चल रही है उसी में भागते हैं। तो प्लीज एक आप पहले से समझ ले, उसके बाद में जिन्हें नहीं पता है तो प्लीज उन्हें भी ये चीज बताइए, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान को हमने अलग बना दिया, तो ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को ही पाकिस्तान घोषित कर दिया। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने बांग्लादेश नाम दे दिया। अब बांग्लादेश के साथ में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में हम उसका एक हिस्सा ले लेते हैं, जिसे हम हमारा क्या बंगाल बनाते हैं, बांग्लादेश टू बंगाल बनाते हैं, बिकॉज ये वेस्टर्न साइड ऑफ बांग्लादेश है, तो इसलिए हम इसे वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डिफिकल्टीज थी कि जब हमारा नेशन बना रहे थे उस बीच में, सॉरी जब पार्टीशन हो रहा था, क्योंकि पार्टीशन करना इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि भाई 1947 में पार्टीशन हो गया है। उस दौरान इतनी चीजों से सफर किया गया है, बिकॉज आप लोग जो मूवीज वगैरह देखते हैं ना उसमें भी देखी गई होंगी, द फेमस पिक्चर गदर, ठीक है, वहां से भी जो चीजें हैं उसको भी हम लोग देखते हैं कि कितना गंदा। और सनी देओल को तो भाई पता है, जब गदर रिलीज हुई थी तब से उन्हें वहां का बैन कर रखा हुआ है, पाकिस्तान में वो कदम नहीं रख सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने काम किए थे। ये थोड़ा स्टडी से हट के चीज है, आप में इंटरेस्ट लाने के लिए। तो क्या हुआ था कि उस दौरान हम लोगों ने इतना ज्यादा सफर किया है इस चीज को, मतलब ये जो डिवाइडेशन है, जो आज हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो इस बीच में जब उस टाइम के लोग थे, अगर आपको जानने को मिले उन लोगों से, वो लोग तो नहीं मिले होंगे, लेकिन उनके बच्चे नाती पोती जो आज की जनरेशन में अगर धोखे से मिल जाए तो उनसे पूछेगा, ये मूवीज देखो, गूगल देखो, करो, सारी चीजें जानो कि कितना ज्यादा यहाँ पे सफर किया गया है, बहुत ज्यादा। एक जो लड़ाई थी वो ब्रिटिशर्स से थी, वो जैसे तैसे खत्म हुई थी। और जब ऐसा होता है ना कि हम किसी और से लड़के आ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि वो हम दूसरे से लड़ते हैं तो तन मन धन से हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे घर के ही किसी में करना होता है तो वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरी जो डिफिकल्टी आती है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में, जब डिवाइड होता है, तो वहां पे होता है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी होती है वो खुद नहीं चाहती कि हमारा जो डिवाइड हो, मतलब जो कंट्री है वो डिवाइड हो, सॉरी जो पार्टीशन हो रहा है वो हो, क्योंकि वो खुद क्यों नहीं चाह रही है, क्योंकि उसमें से कई लोग जो है वो अपने कंट्री के प्रति उनका जो प्रेम है वो अलग ही है। ऐसे खान अब्दुल गफार थे जो चाहते ही नहीं थे कि ये जो पार्टीशन हो ये हो, मतलब वो दो जो टू नेशन थ्योरी है उसे चाहते ही नहीं थे, वो पूरी तरह सपोर्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम था। वो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फॉन्टेनर जो गांधी है उसे क्या, मतलब उन्हें इसकी संज्ञा दी गई हुई है। तो वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या होता है, इनकी जो बात है इनको इग्नोर कर दिया जाता है, और बाद में क्या किया जाता है, पाकिस्तान जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, द थर्ड प्रॉब्लम वाज टू दैट टू ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी province to Britishes India, Punjab and Bengal had very large area where non-Muslim were in मेजॉरिटी। अब जो पंजाब और बंगाल वाला एरिया था, क्योंकि पंजाब जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा इसमें कि यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत जो पंजाब है वो एरिया किस में आ रहा था, ये वाला, ये एरिया, और सेकंड वाला जो है बंगाल। तो इन वाले क्षेत्र में, इन वाले एरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कौन, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, इस टाइप के जो धर्म है वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वो एक और डिफिकल्टी बन जाती है कि उन एरिया को अपने अपने पार्ट्स में
इंक्लूड करना, अपने अपने एरिया में लेना। इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दोस टू प्रोविजन वुड बी बाय प्रोगेटेड अकॉर्डिंग टू द religious majority at the district or even lower level. The decision could not be made by the midnight 12 और 14 अगस्त। अब ये जो एरिया थे, डिसाइड तो हो गया था कि इतने इतने जो लोग हैं उन लोगों को अलग अलग होना है ना। मतलब इन लोगों को सबके साथ में द फोर्थ एंड मोस्ट इनक्रेडिबल of all the problem of partition, this was problem of minority on both side of the border. देन ओके, अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा कि जो पंजाब है और जो वेस्ट बंगाल है, इन दोनों ही एरिया में क्या हो रहा है कि नॉन मुस्लिम लोग जो है, तो वहां पर इन लोगों को जब आधी रात में 14 और 15 अगस्त की रात में जब पार्टीशन शुरू होता है, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम किसके साइड है, हम पाक वाले हैं या हम इंडिया वाले हैं। इन्हें पता ही नहीं है हम किस धर्म के, मतलब वो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो उन्हीं की धरती पे थे और अपनी ही धरती में ये लोग विदेशी हो गए थे, क्योंकि बात ये हुई थी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अलग चले जाए और जो नॉन मुस्लिम है वो लोग अलग चले जाए। तो इस एरिया के जितने भी लोग थे, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग किस क्षेत्र में हैं, हम किस केस में हैं, हम लोग इनके साइड है या इनके साइड है। तो इन लोगों के लिए एक तरीके से पार्टीशन उस टाइम में हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पार्टीशन शुरू होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो किसके लिए क्रिएट होती है, जो जो जिस जिस एरिया में है वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बॉर्डर्स के पास में जो माइनॉरिटीज होती है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत जो है वो क्रिएट हो जाती है ना। अब वो क्रिएट जो होती है, अब जो डार्क साइड है, सॉरी, अब हमने जो पार्टीशन है वो तो कर दिया था, हमने जो मुस्लिम है उन्हें हमने पाकिस्तान में डाल दिया, और जो हिंदू थे उन्हें हमने कहाँ ले लिया, इंडिया में। लेकिन जैसा कि हमने वो जो डिफिकल्टीज देखी ना अभी इन लोगों के इसमें, तो वहां पर क्या हुआ कि आधे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान हो, वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बंगाल, ऐसे वाले एरियाज में क्या होता है वहां पे कि वो लोग मतलब उसमें ऐड ही नहीं हो पाते। कैसे कि हमें किस एरिया में जाए ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जब 14-15 अगस्त की इसमें होती है तो वहां पर आधे बहुत ज्यादा मुस्लिम होते हैं, बहुत ज्यादा हिंदू होते हैं, तो वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस एरिया में जाए। क्योंकि हमें पता था कि जब हम लोगों ने इन दो आधार पे हम लोगों ने क्या किया था, पार्टीशन किया था कि हिंदू अलग चले जाए और मुस्लिम अलग चले जाए। तो अब ऐसा तो था नहीं कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे सारे लोग मौजूद थे, तो इनने सबसे ज्यादा क्या किया कि जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम थे, एक ये वाले एरिया में, वेस्ट वाले एरिया में, और दूसरे वाले कौन से, यहाँ पर जो ईस्ट वाला जो था ना, ईस्ट वाला जो बंगाल वाला जैसे बांग्लादेश का है वहां पे थे, तो इन दोनों ने इनको अलग अलग देश घोषित कर दिए, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश ऐसे घोषित कर दिए। लेकिन और फिर जो बीच वाला जो समुदाय बचा हुआ था, जो हमने इंडिया के नाम से रखा, तो इस बीच में भी बहुत सारे लोग जो थे वो कौन थे, मतलब यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे वो रह रहे थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब यहाँ पे हम लोगों को इसके साइड इफेक्ट देखना है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा है, हमें देखने में बहुत ईजी लग रहा है कि भाई इतने ईजीली हिंदू मुस्लिम वाला जो एरिया था इनको अलग अलग ऐसे ऐसे कर दिया तो पार्टीशन हो गया। लेकिन ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर है जो होती है, जो घटना जो है वो, पाकिस्तान अलग अलग तो हो गए थे, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ब्रिटिशर्स से तो हमने मुक्ति पा ली थी, लेकिन हमारे अंदर ही ब्रिटिशर्स जो है वो इस तरीके की मतलब हरकतें कर गए थे कि उन्होंने हमें अपने ही लोगों के बीच में जो है जंग छिड़वा दी। और वो अपने ही लोग कौन थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में ही टकराव चल रहा था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इमेज, ये इमेज आपको बहुत सारी मूवीज में देखने को मिलेंगी। आप हिस्ट्री में जाएंगे तब ये बहुत सारे विद्रोह के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे, लेकिन बस यहाँ पे फर्क ये है कि अब ये हमारे कंट्री कंट्री वाले लोग ही आपस में फाइट कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है ये सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी खतरनाक सी तस्वीर तो लगा ही नहीं है, लेकिन ये बहुत फिर भी है कि क्या होता है कि जब दो अलग अलग लोग डिवाइड हो जाते हैं, तो अभी मैंने लास्ट में बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो माइनॉरिटीज पे आ जाती है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा तूफान आ जाता है, क्योंकि उन्हें इधर के लोग भी जो उनके अगेंस्ट वाले जो समुदाय वाले थे, हिंदू है तो मुस्लिम लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और अगर वो मुस्लिम है तो उनके ऊपर कौन अत्याचार कर रहा था, हिंदू। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब ट्रेन भर के जा रही थी,
है ना, जब ट्रेन जो है आपस में जो लोगों को छोड़ रही थी कि जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वहाँ की ट्रेन हिंदुस्तान में आ रही है और जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान में जा रही है, तो यहाँ पे जो अपने अपने समुदाय के जो दादागिरी वाले लोग होते हैं ना, धर्म वाले, जैसे कि बीएसएस वगैरह, आरएसएस वगैरह इस टाइप के जो बनते हैं, तो इनके जो समुदाय के जो लोग थे, जो ग्रुप्स बन रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, अपने तबके के लोग जो लोग थे, अपने धर्म के जो लोग थे, उनको निकाल के उनके लिए चाय पानी नाश्ता जो है, फ्रूट हलवा, ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, उन्हें बांट रहे थे और कह रहे थे कि आपके आने की खबर हमें पहले नहीं थी, वरना हम उतना ही अच्छे से स्वागत करते जितनी की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। ये सिर्फ उनके लिए था जो उनके समुदाय के थे, उनके ग्रुप के थे, है ना, उनके रिलीजन के थे। अगर वो हिंदू के हैं तो वो हिंदुओं के लिए था, अगर वो मुस्लिम के हैं तो वो मुस्लिमों के लिए था। लेकिन इनसे हटके अगर किसी और धर्म का उसमें व्यक्ति मिल जाता था तो उसे इस गंदी तरीके से मतलब निकाल के फेंक रहे थे बाहर, ट्रेन में से निकाल के फेंक रहे, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं। मतलब इतनी गंदी तस्वीर बनी थी। और ये तस्वीर उसी समय की है जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, जब हम हमारी स्वतंत्रता जो है उसको इंजॉय कर रहे थे इन 1947। इवन हम आज तक के उस दिन को इंजॉय करते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारी तस्वीरें भी उसी समय की है। एक तरीके के तरफ जहां हम लोग तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं, वहीं दूसरे साइड में इस तरीके का खून खराबा और ये जो गंदी सी तस्वीर है उस चीज को भी फेस करना होता है। तो यही हमारा डार्क साइड था जिसकी अभी तक के हम लोग बात कर रहे थे। This year 1947 was the year of the largest, most abrupt, unplanned and traffic transfer। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक पहली ऐसी जनसंख्या थी, द ह्यूमन हिस्ट्री वॉज नोन, कि अब तक की जो हिस्ट्री थी वहां पर एक ऐसी तस्वीर थी कि जहाँ पे इतनी बड़ी में जो है अनप्लान, मतलब जो एक न्यू, मतलब वो प्लान नहीं था कि इतनी सारी पॉपुलेशन को ट्रांसफर होना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये ऐसी थी, मतलब कोई प्लान नहीं था वहां पे, एकदम सडन वाली चीज हो रही थी। एक जगह से तबके के लोग दूसरे जगह जो है वो शिफ्ट हो रहे थे। देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द सेम ऑफ रिलीजियस पीपल, वन ऑफ कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक चीज भी हो रही थी कि जो दोनों साइड की बॉर्डर्स हो रही थी, वहां पे एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी को मारने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब जो दोनों साइड की बॉर्डर्स है, इतनी ज्यादा खतरनाक तस्वीर बन गई थी कि लोगों के बचना जो है वो मुश्किल हो रहा था। जब लोग डिवाइड हो रहे थे ना, मतलब जब लोग एक दूसरे की तरफ, मतलब अपने अपने ग्रुप को लेकर के अपने अपनी कंट्रीज में जा रहे थे। जैसे कि एक पिक्चर है जो मुझे सडन याद आ रही है, मे बी सलमान खान की जो मूवी है उसमें क्या होता है, वो अपने फैमिली के साथ आता है, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ सलमान खान आ जाता है अपनी इधर और उसके पापा जो है वो उसी कंट्री में रह जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी मूवीज हम लोगों ने देखी है। तो जैसे गदर पिक्चर में दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि क्या होता है, हीरोइन इस एरिया में आ जाती है, हीरो उस एरिया में चले जाता है, तो इन दोनों के बीच में उस वक्त कितनी गंदी और खतरनाक फाइट होती है। तो सेम चीज यहाँ पे उस टाइम फेस करने को देख रही थी कि इस साइड के लोग जो है इस साइड वाले लोगों को खत्म करने पे तुले हुए थे। एक दूसरे से बदले की भावना थी, एक दूसरे को खत्म कर देने वाली जो भावनाएं थी, ये सारी भावनाएं उस टाइम में क्रिएट हो रही थी। एक मतलब एक दूसरे को झेलना ही नहीं चाहते थे, सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे। जो बॉर्डर है, इस साइड के लोग इस साइड के लिए दुश्मन बन चुके थे और इस साइड के जो लोग हैं वो इस साइड वालों के लिए दुश्मन बन चुके थे। कोई किसी को नहीं मतलब पसंद कर रहा था। अमृतसर, कोलकाता, लाहौर, ये सारे जो है मतलब अच्छे अच्छे जो प्लेसेस है वो एक तरीके से अखाड़ा बन चुके थे जहाँ पे दंगल होते हैं, दंगल वाले प्लेसेस बन चुके थे कि जहाँ पे सिर्फ मार काट, लड़ाई झगड़े, यही सब चीजें हो रही थी, क्योंकि बाउंड्रीज वाले प्लेस थे। कोलकाता इधर हमारे वेस्ट बंगाल वाला जो है बांग्लादेश के लिए था, इधर लाहौर, अमृतसर वगैरह जो है वो हमारे इंडिया और पाकि बॉर्डर पे था। तो इन जो एरिया से, क्योंकि यहीं से आना जाना चल रहा था, तो ये यहाँ पे कहा जाए तो लाखों की तादाद में लाशें बिछी हुई थी, क्योंकि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। इस टाइम में क्या होता है कि जो भी पोइट्स होते हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कवि है, पोइट्स है, फिल्म मेकर्स है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनको अपनी अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कवि है वो अपनी अपनी लाइंस लिखने की कोशिश करते हैं और उस समय के जो हालात हैं उसे बयां करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट इमेज जो है पोइट्री की मैंने वो वही लगाई है। Will, recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survived themselves used to describe partition as a division of heart.
अब यहाँ पे वो लोग अपने आप को क्या एक्सप्रेस करते हैं कि ये जो डिवीजन है, ये धरती का, ये जमीन का डिवीजन नहीं है, ये हमारे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, है ना। दिल का जो है हमारे हृदय को डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवीजन ऑफ हार्ट है। ये सब इतना नहीं, क्योंकि भाई मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ में रह रहे थे, एक दूसरे के सगे संबंधी बने हुए थे, आज वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे, मतलब अभी तक के कि क्या लोग थे, ये वही लोग हैं जो आपस में दुश्मनी बना करके रख चल रहे हैं। कि मतलब इंडिया में सारे लोग बहुत अच्छे से रहना सीख चुके थे। मैंने बताया कि जब मुगल्स आए थे, मतलब जब इंडिया में तो हिंदू ही थे, मुस्लिम आए तो हिंदुओं ने मुस्लिम के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सडन क्या हो रहा है, तो एडजस्ट करना शुरू किया था, मतलब वो रह रहे थे, उनने अपने जो संबंध है वो बहुत अच्छे से इनके साथ में क्रिएट कर लिए थे, अपने बहुत अच्छे संबंध इनके साथ में हो रहा है। लेकिन सडन क्या हो रहा है कि जिन लोगों के साथ इनकी इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सडन उनके साथ में ही इन्हें फाइट करनी पड़ रही है। वही लोग जो एक ही देश में थे वो आपस में लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। जो इनका जो एरिया है वो एक दंगा का प्लेस बन चुका है, तलवारें चल रही है, एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को तलवारों से मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बस पता बस चलना चाहिए कि आप इस समुदाय के हो, इस ग्रुप के हो। और यहाँ पे तक कि ये कंडीशंस भी हुई थी कि किसी अगर मुस्लिमों को बचाने के लिए या हिंदुओं को बचाने के लिए जो अच्छे अच्छे लोग थे, जिनका बिहेव बहुत अच्छा था, मतलब जो कल्चरल व्यक्ति थे, उन्होंने इन लोगों को छुपा के भी रखा अपने अपने घर में। इन्होंने अपने आप को उन लोगों को बचाने के लिए और चुपके चोरी छुपके उनकी जो रिलेटिव्स है उनका पता करके इनको दूसरे ग्रुप साइड में भेजा भी। द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। अब जितने भी इंडिया के जितने भी लीडर्स थे वो लोग तो बिलीव कर ही नहीं रहे थे टू नेशन थ्योरी पे, वो लोग आपस में बांधे रखना चाहते थे। And yet the partition on religious basis had taken place. Did they make India a Hindu nation automatically? अब यहाँ पे क्या चीजें हो रही थी कि मतलब सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को साथ में लेकर के तो चलना नहीं चाहते थे। अब जो हिंदू है वो लोग, मतलब मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, अपना एक मुस्लिम नेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। कि मुस्लिम ने क्या किया कि वो बहुत अच्छे से अपना एक मुस्लिम नेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही जिस तरीके से मतलब ये जो उग्रवादी जो नेता थे यहाँ पे, वैसे ही कुछ नेता जो है वो हिंदूज में भी थे कि भाई तुम अपना नेशन इतना अच्छा बनाने की कोशिश करो तो हम भी हमारा नेशन जो है वो बहुत अच्छा बनाना चाहते थे। तो क्या इस टाइम में हमारा जो इंडिया है वो एक हिंदू नेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली बन पाएगा? तो एक क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है। After large-scale migration of Muslim to newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of total population in 1951. अब क्या होता है कि पूरे ही जितने भी मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने तो अपना पाकिस्तान बना लिया, इन्होंने तो डंके की चोट पे कहा कि हमें अपना देश अलग दे दो, हम अपना अलग ही संविधान, हमारा अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में भी 47 में तो हमको फ्रीडम मिल गई थी, 47 में पार्टीशन हो गया था। 1951 तक के 12% जो पीपल्स है, मुस्लिम वाली जो आबादी है वो इंडिया में रह रही होती है। और इन करंट सिचुएशन अभी भी हमारी कंट्री में मुस्लिम अभी भी है जिनके साथ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। How would the government of India treat its Muslim citizen and other religion minorities? अब जो इंडिया है वो यहाँ के मुस्लिम सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करने वाली है, जो अलग दूसरे माइनॉरिटीज है, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धि, पारसी, इन सबको कैसे ट्रीट करने वाली है? तो द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सेवरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब इन्हें ऑलरेडी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक दीवार तो खड़ी कर ही दी हुई है। द competing political interest behind these conflict, the Muslim League was formed to protect the interest of Muslim in colonial इंडिया। अब यहाँ पे मैंने अभी वही चीजें बताई कि मुस्लिम लीग जो है वो टोटली अपने आप को, अपनी जो माइनॉरिटीज है, अपना जो मुस्लिम वाला जो समुदाय है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। जो नया फॉर्म इंडिया बन रहा है तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज फोरफ्रंट ऑफ डिमांड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। सिमिलरली देयर वर ऑर्गेनाइजेशन विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। सिमिलरली वही चीज बताई कि जो मुस्लिम है वो चाहता था कि अपना एक अलग ही नेशन हो, मुस्लिम नेशन हो, विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक हिंदू के, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को हिंदू नेशन में कन्वर्ट किया जाए। शायद योगी जी इसी पे काम कर रहे हैं अभी। ओके अब इतना सारी जो खिचड़ी है वो तो चल रही है। अब हमें पता है कि जो लीडर्स है वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर डिवाइड हो।
टू नेशंस में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल करते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, गांधी जी राष्ट्रपिता। अब गांधी जी जो हैं ये तो पहले से ही क्या है, खिलाफ थे कि जो हमारा भारत है वो दो भागों में डिवाइड हो, मतलब पूरा हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और इंडिया के बीच में जो है वो डिवाइड हो जाए, ये बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिलती है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है आज़ादी का भाषण दे रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो वहां पे जो गांधी जी है वो इसके टोटल अगेंस्ट होते हैं। उन्होंने अभी तक के जो इंडिपेंडेंस की पार्टी है उसको एंजॉय ही नहीं किया था, जो सेलिब्रेशन है उसे वो एंजॉय ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे का चल रहा है लेकिन हमारे देश में पार्टीशन भी हो रहा है जिसके वो खिलाफ थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी तक के हमने ब्रिटिशर्स से जो हमारा देश पाने की जो कोशिश की है, क्योंकि एक तरीके से पार्टीशन हो जाएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ही जीत रहे हैं, क्योंकि वो जाते जाते भी हमारे देश के दो हिस्से करके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है जो हर मतलब बहुत कम सोचा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं, क्योंकि वो जा तो रहे हैं लेकिन उसने क्या किया, हमारे यहाँ पे दो, हमारा जो इंडिया था इंडिपेंडेंट के साथ में उसने हमारे इंडिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड करके भी गया। तो गांधी जी इसके टोटल अगेंस्ट थे। गांधी जी चाहते थे जिस मार्ग पे मैं अभी तक के चला हूँ, मैंने लोगों को चलाया है सत्य और अहिंसा के मार्ग के ऊपर, और आज जो देश के लोग हैं वो किस तरीके से हिंसक हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जो आपस में साथ में प्रेम से रह करके जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी वही लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने के ऊपर दौड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे को खत्म करने के लिए, एक दूसरे के समुदाय को खत्म करने पे तुले हुए हो, और धोखे से जो एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करके रह रहे हैं तो उन्हें तो टोटली खत्म ही कर देना चाहते थे। कि मान लो ये पाकिस्तान वाले लोग इधर है और इधर जो है हिंदू लोग हैं, अगर इधर कोई मुस्लिम हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं के ऊपर हुई, जो गरीब तबके के लोग थे, क्योंकि इन्हें खाने पीने का तो कुछ था ही नहीं, मतलब इनके धरती जो है पैरों की वही बदल गई थी। खुशी तो स्वतंत्रता की थी नहीं, क्योंकि इनके साथ में जो हो रहा था, इनके वो घर छीन लिया गया जहाँ पे बरसों से रह रहे थे। सडन आपके बूढ़े बुजुर्ग जो है, क्योंकि हमारे साथ भी हो कि हम बरसों से जिस घर में रह रहे हैं और सडन वो घर हमसे कोई आके छीन ले तो हमारे क्या हाल होने वाले हैं। ऐसे ही हाल जो है हमारे इंडिया में भी हुए, जैसे कि लाहौर पाकिस्तान, पंजाब में कुछ लोग रह रहे थे, कुछ हिंदू लोग रह रहे हैं, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों के साथ में कैसा हुआ कि जो दूसरे साइड से आए वाले लोग हैं, मतलब पंजाब में कुछ मुस्लिम लोग थे, वहां पे वो लोग रह रहे हैं, लेकिन सडन उधर से जो पाकिस्तान से आए वाले हिंदू लोग हैं वो इस पे कब्जा कर लेते हैं कि भाई ये मेरा है, तुम मुस्लिम हो तुम निकलो। और उन मुस्लिमों के लिए जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पे जितने हिंदू थे वो उनके जान के दुश्मन बन चुके थे कि भाई वो सूट एंड साइड वाला जो केस होता है ना भाई, कि तुम दिखो और हमें तुम्हें मार ले, तो उन्हें अपनी जान बचा बचा के भागनी पड़ी। कंडीशंस कुछ ऐसी आ गई थी कि कुछ लोगों को खुद ही मतलब कहते हैं ना, लड़कियां घर की इज्जत होती है औरतें, तो कुछ लोगों को उस दौरान अपने घर वालों को मारना भी पड़ा। कई लोग, किसी के पेरेंट्स किधर चले गए, किसी के बच्चे किधर चले गए, तो ये सारी कंडीशंस भी जो है इस दौरान क्रिएट हुई है। तो ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट साइड है हमारे इंडिया का, कि भाई उस टाइम में भी हमने इतना जो है स्ट्रगल वो फेस किया है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस की है। अब गांधी जी जो है वो टोटली अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग लोग इस तरीके से रोड पे उतरे। वो नहीं चाहते थे कि जिन लोगों को मैंने आपस में प्रेम के धागे में बांध रखा था वो लोग अलग हो जाए। तो इसी तरीके से जो गांधी जी है वो कहें कोलकाता इन द एरिया विच वर टर्न बाय ग्रूसम रिट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। अब उस वक्त कहाँ पर थे, कोलकाता में थे, जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हो रहा है। तो अब गांधी जी जो है इन दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो जितने भी आंदोलन वगैरह हो रहे हैं तो उसको कम कराने के लिए जाते हैं, वो कम करने की कोशिश करते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं, कोलकाता में जो कंडीशन है उसको कम करने के लिए वो अपना एक उपवास रखते हैं, मतलब अनशन शुरू कर देते हैं कि ये जो जितना भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उसको कम करने के लिए वो अनशन पे बैठ जाते हैं कि मैं तब तक के खाना नहीं खाऊंगा। ये वाली चीज जब आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो कंडीशन जो है वो कोलकाता में बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है, और वहां पे क्या होता है कि वहाँ धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता का जो इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन है वो शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पे बहुत अच्छे से प्रेयर्स करते हैं, गांधी जी की मीटिंग्स होती है, बहुत भीड़ भीड़ होती है। तो जो क्राउड था कोलकाता में भी, तो जहाँ पे बहुत दंगे प्रसाद हो रहे थे, तो वो क्राउड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है आजादी के।
मतलब जो दंगे प्रसाद हुए थे पार्टीशन के, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, आजादी के सेलिब्रेशन में हो रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन है, अब क्या लगा नेताओं को, अभी तक क्या लग रहा था कि जो चीजें हैं वो के कंट्रोल हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपस में उन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, चीजें कंट्रोल होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ था। जो चीजें थी वो कंट्रोल से बाहर जा रही थी, तो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो ये वाली जो चीजें हैं वो कुछ टाइम तक के चली, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, फिर से चीजें फिर से शुरू हो जाती है। और फिर गांधी जी जो है वो डबल से क्या करते हैं, डबल से हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। डबल से हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे। द नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू लार्ज स्केल वायलेंस हैड इनकरप्ट। अब दिल्ली में भी बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। विथ ऑल दिस undertook war turn out in his fast in January 1948। अब उनका जो 1948 में वो फिर से क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है, जिस तरीके से कोलकाता में उनके उपवास का जो उन्होंने फास्ट रखा था वो मतलब सक्सेस होता है, वैसे ही उसके इफेक्ट जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, दिल्ली में भी मिलते हैं। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस। अब जितने भी टेंशन हो रहे थे, जो आतंकी हमले वगैरह हो रहे थे, वो सॉरी आतंकी नहीं है, जो मुस्लिम और हिंदू के में जो फाइट्स हो रही थी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, चीजें जो है वो ठीक हो रही थी। मुस्लिम ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम्स। अब जितने भी मुस्लिम इधर उधर फैले हुए थे वो सेफली अपने अपने घर जा रहे थे। और जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स। अब पाकिस्तान, यहाँ की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की जो शर्तें थी उसके लिए रेडी थी। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन गांधी जी ने ये जो सारी चीजें की थी भाई, उपवास, ये सारी चीजों को कंट्रोल में लाया, तो ये हर कोई इससे खुश नहीं था, है ना। हर कोई इससे खुश नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे थे कि गांधी जी इसके जिम्मेवार है कि उन्होंने पार्टीशन को रुकाया, क्योंकि हर कोई जो हिंदू लोग हैं, जो कांग्रेस वाले लोग हैं, मतलब कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि पार्टीशन नहीं हो, लेकिन कुछ जो हिंदू प्रेमी लोग थे, जो हिंदू धर्म के प्रेमी थे, वो चाहते थे कि हमें हमारा जो नेशन है वो हिंदू नेशन चाहिए, जैसा पहले था वैसे ही हमारा जो हिंदू राष्ट्रवादी देश चाहिए। मुस्लिम कह रहे थे कि हमें जो मुस्लिम देश है वो चाहिए, ऐसे करके। और गांधी जी क्या कर रहे थे, दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये हर किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे नाथुराम गोडसे। यस, नाथुराम गोडसे, वही जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को जब उनकी प्रार्थना सभा हो रही थी, जब उनका मीटिंग चल रही थी गांधी जी की, तो एकदम सडन आते हैं, उनके ऊपर गोली चलाते हैं दिल्ली में, और वहीं गांधी जी जो है उनकी डेथ हो जाती है। बस यहीं पे उनकी सत्य, अहिंसा और जो भी चीजें वगैरह, जो उनका शांति प्रिय माहौल था चलाने का, जो इनकी सारी जो चीजें है वो सब यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पे गांधी जी खत्म हो जाते हैं, इनका जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने का, वो यहीं पे खत्म हो जाता है। नाथुराम गोडसे इनको 30 जनवरी 1948 को शूट कर देते हैं और गांधी जी जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद भी उनका जो मैजिकल इफेक्ट है वो खत्म नहीं होता है। जब वो गांधी जी खत्म होते हैं तब कुछ टाइम के लिए जितना भी वायलेंस था, जितना गुस्सा था, वो सारी जो है वो तुरंत के लिए शांत हो जाता है। जितना आंदोलन वगैरह चल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, वो सारे कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रपिता को खो चुके होते हैं। इन दिस वीडियो अभी हम सब इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने जो देसी रियासतें हैं और जो कंट्रीज है उनको डेवलप किया। अभी तक के हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ पाकिस्तान को अलग किया है हिंदुस्तान, इंडिया से। अभी हमने दो ही नेशंस बनाए हैं, एक तो कौन सा, पाकिस्तान, और सेकेंड वन इज इंडिया। इन दोनों नेशंस को तो बना लिया, अब हमने इंडिया ले आया, लेकिन अब हमको एक्चुअल में इंडिया बिल्ड करना है, इंडिया बनाना है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक कि हमने क्या किया, अभी तक के जितनी भी सफर, जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे, अभी हमारे चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, है ना। अभी तक हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अलग कर दिया, हमने इतने सारे हंगामे कर दिए, इतने सारे आंदोलन कर दिए, इतनी सारी मार काट, सारी चीजें हो गई है, लेकिन ये चीजें यही नहीं थमती है। अभी सिर्फ क्या किया है, हमने हिंदुस्तान जो हमारा इंडिया का मैप है उससे अलग किया है, लेकिन हमने इंडिया के मैप को पूरी तरीके से नहीं बनाया है। अब हमारा जो इंडिया है वो अंदर ही अंदर पूरा डेवलप होगा, अंदर ही अंदर बनने वाला है। अभी हमने सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों में अलग अलग किया है। अब जितना जो पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक कि आप सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था कि कैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, इनके बीच में कितने चैलेंजेस थे, कितनी
सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल सी जो चीज़ है वो फेस की थी। तो चलिए आज जो है वो हम आगे का वीडियो देखते हैं कि हमने और कितनी सारी जो चीज़ें फेस की है। तो इस जो स्लाइड्स है इसके थ्रू हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी। देन ये हमारा इंडिया जो है वो फ्रीडम हुआ था तब निकला था। हमारे पास में 3 चैलेंजेस आए थे। इमीडिएट चैलेंज कौन सा था कि एक हमारे पास में एक नेशन जो है बिल्ड करना था जो कि जिसमें यूनिटी हो। सेकंड वाला हमारे पास में क्या था कि एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी। थर्ड वन वाज कि तीनों जो है मतलब हर चीज़ में इक्वलिटी रखनी थी। ये सारी चीज़ें जो थी तो हम फर्स्ट पॉइंट को ही लेकर के चल रहे थे। फिर हमने पार्टीशन देखा था कि पार्टीशन जो है वो हमारा कैसे हुआ था। उसके बाद में पार्टीशन के दौरान हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या युद्ध हुए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। पार्टीशन का जो है वो किस बिहाफ पे हुआ था, उसका जो आधार क्या था, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कास्ट के ऊपर था। कैसे फिर हमने जो पूरा इंडिया था ये वाला पूरा इंडिया जो है इसमें से हमने हमारा इतना इंडिया बना लिया था। ठीक है, अभी जो इतना इंडिया बना हुआ है तो अब इस इंडिया के अंदर की सारी प्रोसेस हमको देखनी है कि ये पूरा इंडिया जो पूरा मैप है वो हमें कैसे मिला। इसकी जो जितनी भी प्रोसेस जो रह रही है ये वाली अब हमें देखनी है। बाकी हमने इधर से ये एक पार्ट तो हटा दिया और एक पार्ट ये हटा दिया। अब इतनी जो चीजें बची हैं अब हमको इतना इंडिया जो है वो डेवलप करना है, ये बिल्ड करना है हमारे इस वीडियो में। सारी प्रॉब्लम जो है वो भी फेस कर ली थी। पार्टीशन देख लिया था, पार्टीशन के दौरान कितनी गंदे गंदे हालात हुए थे ये देख लिए। और हमने इसी दौरान देखा था कि गांधी जी की डेथ कैसे होती है। इंट्रिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब हमको ये यहाँ पे पढ़ना है कि कुछ रियासतें ऐसी थी। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट, द ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब यहाँ पर वो चीजें कर दी मतलब अपने आप को छूट दे दी थी, तो उसने साथ में ये भी कहा था कि जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाए। ठीक है, व्हाट हैपेंड यार, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाए और जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में ही रहे। उन लोगों ने ये बात क्लियर कर दी थी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गई थी कि जो पाक में जाना चाहते हैं वो पाक में जाए और जो रियासतें मतलब वो जहाँ पे किसका साम्राज्य चलता है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे। मतलब वो लोग जहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर में वो लोग काम नहीं कर रहे थे, वो किन के अंडर में थे, वहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्हीं लोगों के अंडर में ये लोग काम कर रहे थे। तो उसे क्या कहा गया था, क्या प्रिंसली जो स्टेट्स है रियासतें वो कहा गया। तो ये वो रियासतें थी जो ना किसी भारत सरकार के अंडर में थी ना ब्रिटिशियर्स के अंडर में थी, ये अपने आप में स्वतंत्र थी। और यहाँ का साम्राज्य कौन देखता था, यहाँ का साम्राज्य वहाँ के राजा या महाराजा जो भी होते थे वो देखते थे। इसके अंदर जो इनकी डेमोक्रेसी चलती थी वो कौन सी, इनका अपना शासन चलता था। ये किसी के भी पद पे नहीं चलते थे, ये अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस बना करके उसके ऊपर चलते थे। इनका सब कुछ वो था। Just before independence, it was announced by Britishers that with the end of their rule over India, paramountcy of British's crown over princely state would also lapse. These mean that all these state as many 565, उस टाइम तक की जितनी भी स्टेट थी मतलब जो ये वाली रियासतें थी वो कितनी थी 565 जो रियासतें थी, इन्होंने भी अपने आप को क्या किया था इंडिपेंडेंट कर दिया था। ये लीगली इंडिपेंडेंट हो गई थी, ये छूट चुकी थी। तो अब ये लोग तो चाहे तो ये पाकिस्तान में जा सकती थी ये रियासतें ये वाले एरिया में, या तो ये बांग्लादेश या तो फिर ये इंडिया वाले एरिया में रह सकती थी। मतलब ये इनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता था कि ये किसके साथ में जाके रहना चाहती है, ये किसके साथ में इन्वॉल्व होना चाहती है। तो ये डिपेंड इनके ऊपर करता था। ये मतलब अपने आप के लिए टोटली फ्री थी। तो इसमें से कुछ जो रियासतें थी उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में कर लिया, कुछ ने हिंदुस्तान में कर लिया और कुछ जो है उन्होंने अपने आप को फ्री रखा था। तो भाई अभी तक के मैंने क्या बताया था पहले कि अभी तक के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो अभी इंडिया को फेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये भी एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है कि जो सारे इंडियन अब यहाँ पर अभी तक के हमारे पास में क्या था कि सभी को हम एक सूत्र में हमें बांधे रखना था। मतलब सभी को हमने को पूरी इंडिया को जो है वो एक एरिया में ही हमको बांधे रखना था, अपने एक ही समुदाय में बांधे रखना था। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि अपने आप को इन्होंने फ्री रखा हुआ था।
दे वॉज नॉट वॉन्टेड टू इन्वॉल्व इन एनीवन। वो किसी में भी मिक्स नहीं होना चाहते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। अब चूंकि इंडिया चाहता था कि वो एक यूनाइटेड नेशन बनाए, एक यूनिटी वाला नेशन बिल्ड करे, तो ये कैसे पॉसिबल था कि जहाँ पे छोटी छोटी रियासतें हैं, जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य है, वो अपने आप को अलग नहीं रख मतलब अलग ही रखते हैं, तो एक पूरा जो भारत है वो कैसे बिल्ड किया जाएगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सपना जो है, ड्रीम, वो ड्रीम ही रहने वाला था, जो उन्होंने गोल या एक एम रखा हुआ था, तो ये वैसे ही रहने वाला था, तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला था। तो इस वक्त इसके ऊपर भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी होती है, बहुत ज़्यादा उसी लेवल की मेहनत जब भारत और पाकिस्तान को अलग होने से बचाने के लिए करना था। तो इसी तरीके से ये लोग ये चाहते थे कि जितनी रियासतें हैं वो अपने आप को भारत सरकार के अंदर इन्वॉल्व कर ले, भारत का संविधान अपना ले, उसी के इसमें आ जाए। तो कुछ रियासतें ऐसी होती है जो अपने आप को इसमें ऐड कर देती है, और कुछ ऐसी होती है जो इसमें ऐड नहीं होती है। अब हमें बहुत ईज़ी लगता है कि ये रियासतें जो है वो अपने आप में मतलब बहुत ईज़िली इन सब चीज़ों में मिक्स हो गई होंगी। लेकिन इन्हें जब इसमें मिक्स अप करना था, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज था इन लोगों को अपने आप में अंदर करना। जैसे त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस दे चुके थे। फिर जो निज़ाम थे भोपाल के, वो भी क्या करते हैं, भोपाल के निज़ाम जो है वो भी कहते हैं कि मैं मतलब उसमें ऐड नहीं होने वाला हूँ। भोपाल वर एवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, वो भी मना कर देते हैं। सिमिलरली जो हैदराबाद के जो नवाब होते हैं, वो भी क्या करते हैं, नवाब जो वहाँ का शासन संभाल रहे होते हैं, उसे नवाब से शो किया जाता है कि जो भी वहाँ का शासन कर रहे होते हैं वो नवाब होते हैं वहाँ के, तो वो भी क्या करते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं कि मैं इनके साथ में मिक्स नहीं होने वाला। जब ऐसे ही लोग अपने आप को अलग अलग कर दे, तो हमारा पूरा भारत भाई कैसे बनेगा? मतलब पूरा भारत तो बन ही नहीं सकता ना, जब इतने अलग अलग लोग यहाँ पर है, कोई अपने आप को उसमें मिक्स करने के लिए नहीं देख रहा है, तो ऐसे में हमारा जो पूरा इंडिया बनाने का है वो नहीं बनेगा, और हमारी जो इंडिया है वो क्या हो जाएंगी, हमारा जो भारत का नक्शा है वो छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे पास में क्या है, पूरे हम जो स्टेट्स पढ़ते हैं टॉप टू एंड तक के, कश्मीर टू कन्याकुमारी, हम क्या करते हैं पूरी स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और उस वक्त ये कंडीशन थी कि स्टेट्स नहीं होती, ये सारा इंडिया का पार्ट नहीं होता, इवन ये कंट्रीज हो जाती कि ऊपर कुछ कंट्रीज है नीचे कुछ कंट्रीज है, अगर ये लोग अपने आप को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो क्या होता है, अगर ये सब लोग मानते नहीं, तो जितनी भी इंडिया है वो किस में डिवाइड हो जाता, छोटी छोटी कंट्रियों में डिवाइड हो जाता। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल इज दिस स्टेट ऑल्सो लुक ब्रेक, दिस वॉज a strange situation since the Indian independence was aimed to unity। अभी हमारे यूनिटी के लिए, जो हम यूनिटी चाहते थे, उसके लिए डेंजरस हो रहा था, ये हो ही नहीं सकता, सपना ही नहीं बनता। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसिपली states government were run in a non-democratic manner and was, अब जो रियासतें थी, तो वो उन्होंने क्या किया, हाँ, इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, एंड द रूरल वाज अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट टू देयर पॉपुलेशन। अब कुछ लोग स्टेट ने क्या किया, उन्होंने अपने एरिया में, सॉरी फॉर दिस, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग देख रहे थे कि जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो नॉन डेमोक्रेटिक इसमें है उनके अनुसार चलाया, उन्हें अपने ही लिए क्या किया, अपने जो पॉपुलेशन है उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो क्रिएट कर लिए। तो वो अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, अपने आप को फ्री रखना चाहते थे। अब जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया पूरे इंडिया में कि सब अपनी अपनी स्वतंत्र जो है वो राज्य चलाएंगे, अपने स्वतंत्र देशों को साथ में करेंगे, तो बहुत सारे टुकड़ों में जो है वो कंट्रीज डिवाइड हो जाती, बहुत स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो बन जाती हमारे भारत के नक्शे में। तो हमें अब हमारा भारत का मैप बनाना है पूरा वाला। तो अब यहाँ पे जितने भी लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, अब उन्होंने एक अप्रोच पे काम किया कि भाई अब हम, ऐसा तो है नहीं कि जैसे अब हम मतलब इतना बड़ा, जब हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं हमारी यूनिटी के लिए, तो हम भारत को एक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भारत का, जब इसके ऊपर मतलब सरकार ने इनके ऊपर जब काम किया, तो इनके थोड़े जो काम थे वो थोड़े मतलब कहना चाहिए उनके अगेंस्ट थे, थोड़े कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस थे जो उन्होंने लिए।
तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए जिनके मतलब इन्होंने साम दाम दंड भेद जो है वो सारी टेक्निक्स जो है वो इनके ऊपर कर दी, ताकि ये जितनी भी छोटे छोटे राज्य है, जो हमारा देश है, वो अलग अलग टुकड़ों में शो न होकर के एक साथ दिखाई दे। जो यूनिटी वाला जो ड्रीम देखा गया था उसको कंप्लीट करना जो है वो हमारा मिशन था, तो उसे कंप्लीट करना था। अब इसमें सबसे अहम की भूमिका जो है वो कौन निभाता है? जो आयरन मैन है, जो हम लोग जिसके नाम से जिन्हें जानते हैं, मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। उस टाइम में जब, और हाँ एक और चीज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजन ये नहीं बन पाए। तो इन्होंने इसके बीच में एक बहुत बड़ा रोल किया। इन्होंने उन रियासतों को जाकर, उन प्राइमरी स्टेट्स को जाके समझाया कि आपकी हमारी सभी की जो भलाई है वो एक साथ रहने में है। मतलब इन्होंने हर एक जो है एक्शन पे काम किया, साम दाम दंड भेद सभी पे काम किया, और इन्होंने क्या किया, उन लोगों को इंडियन यूनियन में लाने में बहुत ज्यादा कोशिश की। जो हमें इजी लगता है बट वह एक्चुअल में इजी नहीं था, इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है। और जब हम डीप में, इवन आप लोग जब स्टडी हिस्ट्री के चैप्टर्स में जब इन्हें रीड करने वाले हो, यदि आपको एक पोर्शन मिले तो देखेंगे कि ये कितना ज्यादा टफेस्ट काम था इन्हें अपने इसमें मिलाना। मतलब जितने भी छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, इन्हें अपने आप में इन्वॉल्व करना, उन्हें लालच देना, उन्हें डराना धमकाना, सब कुछ बहुत सारी चीजें जो है इस दौरान की गई। तो ये थोड़ा एक टफ टास्क हो गया था जिन्हें इन्होंने पॉसिबल बनाया। ठीक है, देर वर 26 स्मॉल स्टेट इन टूडेज ओडिशा। अब इन्होंने क्या किया कि 26 जो है वो तो इसमें मिक्स कर ली। फिर क्या है, गुजरात हैड 14 बिग स्टेट, 119 स्मॉल स्टेट एंड नंबर्स ऑफ देयर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। इतनी सारी चीजें थी। अब इन्होंने क्या किया, इसके साथ में बहुत सारे लोगों को अपने आप में बनाने में इन्होंने क्या किया, मतलब इन्हें सक्सेस मिली। इतने सारे लोगों को इन्होंने अपने आप में इन्वॉल्व किया, तो इन्हें क्या हुआ, मतलब इसमें तो सक्सेस मिली, इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य तो खड़ा कर दिया। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट है जो हम पढ़ेंगे। इट्स अ हिस्ट्री बाय कॉमन, ओके। देखो, जब इन्होंने कहा कि जितनी भी इंडियंस हैं, अगर हम मतलब एक साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ में काम नहीं करेंगे, तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी, मतलब इकोनॉमी, हर तरीके से ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होने वाला है। मतलब हमारा फायदा कब है, जब हम साथ में यूनिटी बना करके काम करें, टुगेदर काम करें, एक साथ कोऑपरेट करें, ये सारी जब चीजें करते हैं तभी हम हमारे जो है गोल को अचीव कर सकते हैं। हम अपने आप को और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वहीं रह जाएंगे। द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। अब जो गवर्नमेंट की जो जितनी अप्रोचेस थी उसमें तीन चीजें थी। द पीपल मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। कुछ रियासतें ऐसी थी जो पार्ट बनना चाहती थी, हमारा जो इंडिया है उसका वो हिस्सा बनना चाहती थी। और कुछ जो है, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन विथ एटोनॉमी टू सम रीजंस। अब कुछ के लिए जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। मतलब कुछ लोग क्या कह रहे थे, मतलब इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ करते थे, तो कुछ लोगों के साथ में मतलब उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बताई कि हम आपके साथ में इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हम आपके साथ में एक बॉन्ड साइन कर सकते हैं कि ये जो एरिया है वो हमारे अंडर है। मतलब क्या होगा कि आपका जितना जो पार्ट है, मतलब एक ऐसे सहमति पत्रों के ऊपर मतलब सिग्नेचर्स होते थे, बात होती थी, एग्रीमेंट, करेक्ट वर्ड, एग्रीमेंट्स होते थे कि ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो भी साम्राज्य है, जो भी मतलब काम चल रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, वो उसके राजा जो है, जहाँ का जो किंगडम है उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें चलने वाली है। लेकिन जो ये एरिया है वो कहाँ का माना जाएगा, वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, वो इंडियन यूनियन माना जाएगा। In the background of partition which brought into focus and contest over
demarcation of territory, the integration and consolidation of territory boundaries of nation and assume supreme importance. अब जो बाउंड्रीज के ऊपर थे वहां पे भी फोकस किया गया और उनकी भी एक अपनी ही अलग क्या है इम्पोर्टेंस थी, मतलब ये वाले पॉइंट को भी हम लोग आगे और ज्यादा डीपली जाकर के समझने वाले हैं। बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुली negotiate had brought almost all state whose territory were ओके न्यू बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड यूनियन। अब जितनी भी 1947 के इसमें है, जितनी भी ऑलमोस्ट स्टेट्स थी जो उधर जाना चाहती थी वो उधर चली गई और जो इंडियन यूनियन में आना चाहती थी वो आ चुकी है। आधे जो है उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो डॉक्यूमेंट अभी मैं जिसके बारे में बात कर रही थी, आधे ने इसके तहत अपने आप को इंडियन जो है इंडियन यूनियन है उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। मतलब आधे इनके इसमें मतलब जो है मोस्ट ऑफ जो रियासतें थी उन्होंने अपने आप को किसका पार्ट, जब 1947 में डिवाइडेशन हुआ था, जब इन दोनों के बीच में क्या है ना, जब डिवाइडेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उन लोगों ने अपने आप को इसका पार्ट मान लिया था। कुछ लोगों ने क्या किया, एक बाउंड साइन किया जिससे मतलब इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उसके तहत इन्होंने अपने आप को इसका पार्ट बनाया। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो अभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं थी, इनको अंदर लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लाइक जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। कश्मीर वाले के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि कश्मीर वाला जो इसका इतिहास बहुत लंबा चलता है और हाँ इसके लिए तो एक स्पेशली वीडियो लाएंगे हम। तो कश्मीर जो अभी तक के चला है ना, आर्टिकल 370 तक के, अभी हम लोग उसको बहुत लंबा लेंगे तो हम इसको हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक के है सारी चीजें एक साथ में इंक्लूड करेंगे। तो ये कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, इन लोगों को जब इनमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन यूनियन में लाना था तो ये बहुत ज्यादा टफेस्ट टास्क था। जहां तक कि ये वाली जितनी भी टेरिटरीज थी इनको इन्वॉल्व करना भी उतना ही टफ था जितना इनको है, लेकिन ये उनसे ज्यादा अड़े वाले थे कि भाई इन्हें मनाना जो है मतलब एक बहुत ज्यादा टफ काम था, क्योंकि ये लोग तो मान चुके थे, आधे से ज्यादा तो बॉन्ड साइन करके आ चुके थे, डॉक्यूमेंट पे साइन कर चुके थे आधी स्टेट जो थी, लेकिन इन लोगों को मनाने के लिए अभी हमें और मशक्कत करनी होगी और हम धीरे धीरे इन लोगों को इसमें मनाएंगे। तो फिलहाल ओके, तो यहाँ पे एक चीज और है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। आप वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। करंट में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, कुछ साल पहले, 1-2 साल की ही बात है। तो क्यों थे और किस लिए थे, ये सारी जो चीजें हैं उसके बारे में हमें पता है। लीडर ऑफ फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इंडिपेंडेंट इंडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमेसी स्टेट विथ इंडिया, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल था, ये भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितनी भी रियासतें थी उनके पास जाके उनको अपनी बातों में बहला फुसला के लाने के लिए साम दाम दबेट जो है यूज करके इंडिया में उन स्टेट्स को लाने में इनकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। मतलब इन्होंने बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले किया है। तो ये जो है आपका होमवर्क है जो कि आप लेके आओगे इनके बारे में और डिटेल्स में। हाँ, ये पिक्चर है यूनिटी, ठीक है, ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी की। कहाँ है, किसने बनवाया, किस ईयर में बनाया, कितना खर्च आया, ये सारी चीजें आप कमेंट्स में बताएंगे। अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टेट्स थी, कुछ रियासतें थी जिन्हें मिलाना बहुत ज्यादा टफ हो चुका था। ये रहा हैदराबाद, ये इंडिया का पूरा मैप है और इतने एरिया में है हैदराबाद। अब जो हैदराबाद का निज़ाम था, अच्छा हैदराबाद का निज़ाम मतलब वो जो वहाँ का पूरा जो कारोबार, जो वहाँ के राजा बोल सकते हैं हैदराबाद के राजा, तो ये भाई हमारे थे हैदराबाद के निज़ाम। तो इन्हें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगी इन्हें मनाने के लिए कि भाई आ जाओ, इंडिया में आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो बस इसी दौरान की एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हैदराबाद के निज़ाम के साथ रहते हैं। तो हैदराबाद के निज़ाम जो है वो अपने आप को एकदम फ्री रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी में भी नहीं जाऊंगा, और जो हैदराबाद स्टेट है वो अभी का मतलब सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडेज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। हियर इज महाराष्ट्र,
है ना। इधर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है इसके जो भाग है वो इसमें थे पहले के, जो हैदराबाद है। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब जो निज़ाम था वहाँ का वो क्या चाहता था कि मैं अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट रखूँ, मैं किसी में भी शामिल नहीं होने वाला हूँ। तो इन्होंने क्या किया, दैट वाज ही इंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टील एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 for a year will negotiation will the Indian government were going on। अब इसने क्या किया, हैदराबाद का निज़ाम जो है वो चाहता था कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट रखूं, तो ये इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है। इसने इंडिया के साथ में 1947 में एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि था कितने साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। वो पूरे साल के लिए अपने हैदराबाद को किसी और को देने के लिए रेडी नहीं था, और इस दौरान भी इसी की सत्ता जो है वो यहाँ पर चलती है। मतलब हैदराबाद में जो है इसी निज़ाम का ही शासन यहाँ पे चल रहा होता है। उसका पूरा शासन जो है वो हैदराबाद मतलब भारत के कंट्रोल में नहीं आता है। वो उसने अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अपनाया था। जो प्रोसेस चल रही है ना पूरे भारत को एक करने की, स्टेट्स को एक करने की, तो इसने नहीं किया था। इसने सिर्फ 1 साल के लिए अपने आप को मतलब रखा था इसका मेंबर कि हाँ मैं 1 साल में इसमें हूँ। अब इस दौरान जो है 1 साल के दौरान ऐसी क्या घटना घटती है कि हैदराबाद का निज़ाम खुद अपने प्रदेश को, अपनी स्टेट को, अपना जो रियासत है जहाँ पे उसका चलता है पूरा कारोबार, वो इंडिया को दे देता है, इंडिया का पार्ट बन जाता है। अब हैदराबाद के जो लोग हैं उनके बीच में हैदराबाद का जो निज़ाम है उसका जो शासन चल रहा होता है उसके खिलाफ यहाँ के जो लोग हैं वो आंदोलन कर देते हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका जो आंदोलन है मतलब इसकी जो भी तरीका है जो अपने प्रदेश को चला रहा है, जो अपनी स्टेट को चला रहा है, तो वो इन्हें पसंद नहीं आता। तो इसके खिलाफ क्या करते हैं यहाँ के लोग, इसके लिए आंदोलन कर देते हैं इसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ होने लगती है। मतलब और जो निज़ाम है वो क्या करता है, अपना जो शासन है वो अपने सैनिकों वगैरह के हाथ में दे देता है, और मोस्ट ऑफ सैनिक जो है वो कोई और रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बलपूर्वक जो है अपनी जो जनता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं, मतलब बुरी हरकतें कह सकते हैं। क्या कहना चाहिए, मार पिटाई, काट, दबाव और जो दबिश वगैरह चीज़ें होती है, ये मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं आ पा रहा है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो सारी मतलब इनसे दबने लगती है। जो जितनी भी जनता रहती है वो इनके अंडर में आ जाती है, ये इनका दबाव इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मतलब लोग अपने घर की महिलाओं को मार भी देते थे इनसे बचने के लिए। इनके सैनिक क्या करते थे कि मतलब इनसे सामान छीनना, इनके पैसे दिले छीनना, इनके ऊपर अत्याचार करना, रेप वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। मतलब इनका जो शासन है वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है, इनका जो भी काम होता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे जो जनता है वो सरवाइव नहीं कर पाती है और वो इनके अगेंस्ट आंदोलन उठाती है। और जब इसका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, निज़ाम और उसकी सेना इतनी अत्याचारी हो जाती है, तो इंडिया क्या करता है, इसके ऊपर आर्मी फोर्स लाता है इस सिचुएशन से कंट्रोल करने के लिए, और इससे इस तरीके से भारत में इंडियन आर्मी को उसके ऊपर लाता है और वहाँ पे कंट्रोल करता है। जो निज़ाम की जो फोर्स होती है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि निज़ाम की फोर्स जो है वहाँ की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होती है ना, बहुत ज्यादा दब चुकी होती है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो वहाँ पे ऑर्डर देती है कि तुम जाकर के वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करो इन सितंबर 1948। तो वो जब कंट्रोल करने के लिए जाती है, वहाँ की जो इंडियन आर्मी है उन्हें जब कंट्रोल करते हैं, तो फिर उसके कुछ दिन बाद में क्या करता है, निज़ाम जो है वो सरेंडर कर देता है। वो थक जाता है, हार जाता है, क्योंकि भाई अब मेरे ऊपर तो आर्मी फोर्स आ गए, तो ये सरेंडर कर जाता है और हैदराबाद जो है वो हमारे इंडिया में इंक्लूडेड हो जाता है। तो हैदराबाद को लाने के लिए भी बहुत कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। तो इस तरीके से हैदराबाद जो है वो हमारे अंदर आता है, इंक्लूड होता है। उसके बाद बात आती है मणिपुर की। अब मणिपुर को कैसे हमने हैदराबाद में मिक्स किया, तो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained। अब इसके साथ में जैसे हम लोगों ने बताया कि ये लोग जो है बॉन्ड साइन करते करते जा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, हाँ
ये रहा हमारा मणिपुर। तो मणिपुर जो है इसके साथ में गवर्नमेंट के साथ में ये तो इसके साथ में साइन करता है, लेकिन जो अंदर की जो भी सरकार होती है, जो भी चीजें होती है, तो वो मणिपुर वुड भी मेंटेन, वो सारी चीजें कौन मेंटेन करने वाला है, वो मणिपुर करता है। तो हमारा जो मणिपुर है वो पहला ऐसा होता है कि जहाँ पे क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। द महाराजा हेड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948, द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy. Thus, Manipur was the first part of India to hold on an election based on universal adult franchisee. अब जो मणिपुर है वो पहला ऐसा स्टेट बन जाता है, ऐसा पहला पार्ट इंडिया का बनता है जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। The Legislative Assembly of Manipur, there were sharp difference over the question of merge to of Manipur with the India. अब मणिपुर क्या चाह रहा था, सॉरी, जो असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव है, तो वो क्या क्या इसके मतलब इन दोनों के क्या चाह रही थी, मर्ज करने के लिए। और इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, स्पेशली कांग्रेस को। कांग्रेस क्या कह रहा था कि जो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है वो इंडिपेंडेंट होने रहने दो, आप उसको अपने आप में मत मिलाओ। सॉरी, मुस्लिम लीग जो है वो चाह रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चला गया था, वो तो यही चाहेंगे कि मुस्लिम लीग मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो हमारे अंडर में आए, ना कि किसी और के कंट्रोल में जाए। अब हमने बहुत सारी जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्हें अपनी जो है इंडिया में इंडियन यूनियन जो है उसमें ऐड कर लिया। तो हमारी जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है कि हमने पार्टीशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो कर दिया। तो हमारी जितनी भी जो प्रोसेस है वो ना सिर्फ यहाँ ख़त्म होती है, इवन हमारे चैलेंजेस जो है वो और बढ़ जाते हैं, और हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम से अभी हमको सफ़र करना है। इतना ही आसान नहीं है जिस देश में हम रह रहे हैं उसे बनाना। जिस देश में हम रह रहे हैं उसे बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी हुई है, बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं। तो अब क्या हुआ कि जो पार्टीशन हो गया, उसके बाद में प्रिंसली स्टेट जो है वो भी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए बहुत काम कर लिया। लेकिन अब उसके आगे क्या होता है कि अब हमारे पास में जो नेशन है बिल्डिंग करना है, उसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व करना है। जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी। अब हमारे पास में बहुत ज्यादा कल्चरल विविधता है, मतलब हमारे यहाँ पास में क्या अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग हमारे पास में लैंग्वेज वाले लोग हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज वाले ये लोग हो गए। कल्चरल जो है वो भी बहुत सारी प्लोरिटी है हमारे पास में, हमारी कंट्री में। तो इन सबके इसके हिसाब से अभी हमें हमारा जो नेशन है वो बिल्ड करना है, हमारी यूनिटी जो है नेशन की, द यूनिटी ऑफ नेशन, वो चीज़ इसमें अभी हमको इन्वॉल्व करनी है। तो देन क्या होता है कि ये जो कंट्रीज होती है, तो वहाँ पर अब हमारे इसमें जो बाउंड्री बनानी है वो कैसे बनाए, तो जो ब्रिटिशर्स छोड़ करके जाते हैं तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्रिटिशर्स छोड़ गए उसके अकॉर्डिंग बना लिया जाए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरी रूल्ड बाय प्रीमियसली पावर। ये जो देसी रियासतें उनके जो क्षेत्र अधिकार है उसके हिसाब से आप अपनी जो है राज्य की सीमा निर्धारित कर ली जाए। लेकिन ये वाली जो सारी चीजें हैं वो हमारे जो इंडियन लीडर्स होते हैं उनको ये चीजें सही नहीं लगती है। उनके उसमें मतलब ये जो वो क्या प्रॉमिस कि भाषा के आधार पे, है ना, तो भाषा के आधार पे उनका जो बेस था उस बेस पे अपना फॉर्मेशन करना चाहते थे स्टेट का, कि जो भी बेस उसके बिहाफ पे हमारा जो भाषा के आधार पे, जो लैंग्वेज के आधार पे है, से हमारा जो नेशन है वो बने। लेकिन फिर भी क्या होता है, independence and partition, our leader felt that carving out a state on the basis of languages might lead to डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब वो लोग क्या कहते हैं कि अगर भाषा के आधार पे ये चीजें करें, क्योंकि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं तो इसमें यूनिटी नहीं हो पाएंगी। वो लोग क्या कह रहे हैं कि अब क्योंकि स्वतंत्रता मिल चुकी थी, पार्टीशन हो चुका था, तो चीजें दिमागी हमारी जो सोच है वो समय के साथ में बदलते जाती है। तो अब इन लोगों को क्या लग रहा था कि ये चीजें वर्क नहीं करने वाली है, अब ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या हुआ था, क्या इतनी सारी विभिन्नताओं के दौरान भी क्या भारत अपने आप को कब तक के, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि कब तक के वो एकता के धागे में बांधे रख सकता है ना, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हुआ था। तो यही क्वेश्चन जो हमारे लीडर्स है वो डबल से सोचते हैं कि इतने सारे एकता के सूत्र में क्या हम इसे बांधे रख सकते हैं। तो वही वाली चीजें जो है वो फिर से उठ करके आती है। तो उसी दौरान क्या होता है, तमिलनाडु जो अभी का जो तमिलनाडु है, उस टाइम में वो किस किस का पार्ट हुआ करता था, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, इन सब
पार्ट हुआ करता था। अब उस वक्त क्या होता है, विशालंधरा मोमेंट होता है, वो मोमेंट जहाँ पे वो लोग सिर्फ अपने सेपरेट जो है आंध्र प्रदेश के लिए करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम मद्रास, ठीक है, जो कि किसका पार्ट था, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रोविजन का है। तो वो लोग चाहते थे कि ये पार्ट जो है वो अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्स भी थे जो इस चीज के फेवर में थे, मतलब कुछ लोग नहीं चाहते थे। फिर क्या होता है, वहाँ के एक लीडर है पोटी श्री रामामल्लू, तो ये अनशन पे बैठ जाते हैं। सिमिलरली गांधी जी जैसे अनशन पे बैठा करते थे वैसे ही ये भी बैठ जाते हैं। अब गांधी जी हैबिचुअल थे अनशन के बिकॉज ऑफ उनकी मदर, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो उपवास करने की आदी थी। तो वही जेनेटिक रीजन भी बोल सकते हैं जो गांधी जी में आए थे। तो गांधी जी भी क्या, उनकी मम्मी क्या करती थी कि जब तक कि सूरज को अर्घ नहीं देंगी तब तक कि वो खाना नहीं खाती थी। तो कई बार बारिश के दिनों में 2-2 3-3 दिन भी हो जाते थे, 4-4 दिन हो जाते थे। तो ये सारी आदतें जो है वो गांधी जी में थी। लेकिन ये भाई साहब ने क्या किया, 56 दिन तक के जैसे सहन हुआ, उसके बाद में इनकी डेथ होती है। तो इसके बाद में क्या होता है, जब कोई भी खत्म होता है उसके बाद में क्या होता है, और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। जैसे गांधी जी खत्म हुए थे तो आंदोलन शांत हो गए थे। तो इस तरीके से जहाँ पे ये वाले महाशय जो आंदोलन कर रहे हैं कि भाषा के आधार पे लैंग्वेज ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज कि आप अपनी स्टेट बनाओ, तो अब ये खत्म हो जाते हैं, आंदोलन और बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम थे, है ना, उस टाइम के, अभी मोदी जी की बात नहीं हो रही है, तो उस टाइम जो थे उन्होंने क्या फॉर्मेशन वो अनाउंस कर देते हैं सेपरेट आंध्र प्रदेश का इन 1952। दैट डेट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि ये पहली स्टेट थी आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर चेंज हुई थी ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो भाषा के आधार पर ये जो स्टेट है वो बनती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है कि आंध्र प्रदेश कब बना था और किस बिहाफ पे बना हुआ था। अब इतना सारा जब स्ट्रगल झेल रहे थे तो क्या होता है, 1952 में हमारे पास में हमारी जो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है और उसकी रिपोर्ट आती है 1956 में। जो रिपोर्ट आती है 1956 में, जब रिपोर्ट आती है तो इसी के बिहाफ पे हमारे पास में 14 स्टेट बनती है और 6 टेरिटरीज बनती है। तो अब तक के हमारे पास में कितनी हो गई, हमारा शुरू से अब तक के का जो सफर था, जो हमारा भारत महान जो बनाना था, हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। यहाँ पे भी श्री रामामल्लू खत्म हुए तब हमारा आंध्र प्रदेश बना, तो यहाँ पे तो थोड़ा कमी था उसके कंपैरिजन में। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद में जब प्रिंसली स्टेट जो है वो हम लोगों ने अपने इसमें ऐड की, तब भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और लास्ट में राज्य निर्माण जो है पुनर्निर्माण आयोग बनाया गया 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी रिपोर्ट आती है 1956 में। और उसके बाद में हमारे पास में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज होती है। ये सिलसिला यही नहीं थमता है, आगे भी हमारे पास में क्या होता है, और भी स्टेट जो है वो भाषा के आधार पे बनते रहती है। जैसे था वो बाइलिंगुअल था, वहाँ क्या था, वहाँ पे क्या था, गुजराती थे और मराठी दोनों ही थे। तो 1960 में क्या होता है कि गुजराती अलग हो जाते हैं, गुजरात में चले जाते हैं, महाराष्ट्र वाले जो है मराठी उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है ये एक स्टेट 2 में डिवाइड हो जाती है। फिर 1956 तक के जो पंजाब है वो सेपरेट स्टेट में रहता है। वो कहता है अलग करने के लिए डिमांड करता है, बट क्या होता है कि वो उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जाती। लेकिन फिर जाकर के 1966 में क्या होता है कि पंजाब अपने आप को सेपरेट कर लेता है। इससे कुछ लोग जो है वो हरियाणा में बसा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐड हो जाते हैं। सॉरी। तो देन क्या हुआ, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश चले गए, कुछ हरियाणा में चले गए और कुछ का पंजाब हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट केस में जाए हम लोग, तो वहां पे हमारे पास में जो 7 बहनें देखने को मिलती हैं। आप प्लीज इंडियन मैप में जाकर के ये स्टेट जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं देखिए, अपने रूम में वो मैप लगाइए और वहाँ पे जो भी ईयर में स्टेट बन रही है पे वो ईयर ऐड करिए, है ना, क्योंकि वो उससे हमें चीजें याद होने वाली है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी हिस्ट्री देखिए कि वो स्टेट कैसे बनी है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो वो किसी स्टेट का पार्ट था या वो खुद पहले इंडिपेंडेंट थी। तो ये चीजें सारी जाननी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में हमको जानने को मिल रहा है, उसकी हिस्ट्री जानने को कि हम जहाँ पे है वहां हम कैसे पहुंचे, इसकी जो पूरी जर्नी है वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं।
फिर अब दूसरा जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में होता है इन 1972 में। तो क्या होता है, मेघालय बनता है 1972 में असम से, आउट ऑफ असम, असम और मेघालय अलग हो जाता है। मणिपुर त्रिपुरा जो है टू मर्ज एज सेपरेट स्टेट। अब क्या होता है, सेम ईयर में क्या होता है 1972 में असम से मेघालय अलग हो जाता है, मणिपुर त्रिपुरा अपने अपने आप को सेपरेट कर देते हैं इन सेम ईयर 1972 में। देन क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी सेपरेट होते हैं कब, 1987 में। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो जाते हैं। इसी तरीके से नागालैंड जो है वो कौन सी स्टेट बनता है, फिर एक नेक्स्ट स्टेट बनता है इन 1963 में। तो ये थी अब तक की हमारी जर्नी, हमने कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेट्स बनाई हैं, हमने इतनी सारी रियासतों को अलग किया है। सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा काम कौन सा था कि हमने पार्टीशन करवाया था, हमने भारत और पाकिस्तान को अलग किया। उसके बाद में हमने भारत में रियासतों को मिलाया, उसके बाद में रियासतें तो मिल गई, फिर हमने क्या किया, स्टेट्स बनाई, हमने पूरा इकट्ठा कलेक्शन कर लिया। अब कलेक्शन कर लिया उसके बाद में हमने क्या किया, सबको अपने अपने एरिया दे दिए कि भाई ये स्टेट में ये लोग रहने वाले हैं, ये स्टेट में ये लोग रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से बनता है, और आगे और बनने वाला है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। शायद आप लोगों को पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, मुझे तो बहुत लगा, आप लोगों को भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो। तो प्लीज वापस से इंडिया के बनने की जो पूरी जर्नी है वो फिर से एक बार देखिए, अपनी बुक से मैच करिए, साथ में बहुत सारे मैप्स रखिए, मैप्स में देखिए जितने भी स्टेट जो भी प्लेस के नाम आ रहे हैं आप उसे तुरंत साथ में रख करके अपने जो मैप है उसमें जा करके देखिए, उस स्टेट्स को देखिए कि वो है कहाँ। तो इससे हमारी चीज़ें ना और इंटरेस्टिंग होते जाएंगी, और हम उस चीज़ों के बारे में जानने की हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होंगी। थैंक यू।